प्रीमियर प्रो एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर सॉरी एक ऐसा प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर जिसके मदद से आपने हॉलीवुड में जितनी भी टॉप मूवीज देखी है जैसे कि डेडपूल, ब्लैक पैंथर, एवेटर, ये सारी प्रीमियर प्रो में एडिट की गई है। वेल द थिंग इज, जब हमें पता है कि प्रीमियर प्रो में इतनी एडवांस चीजें हो सकती हैं तो फिर भी ज्यादातर लोग इसे यूज क्यों नहीं करते हैं? वेल द सिंपल रीजन इज, उन्हें लगता है कि ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर है एंड इसे यूज करना सिर्फ प्रोफेशनल्स के लिए है। वेल आज उन सबको गलत प्रूफ करना चाहूंगा क्योंकि आज मैं इस वीडियो में प्रीमियर प्रो को एकदम स्टार्ट से एकदम स्क्रैच से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जहां पर हम देखेंगे कि कैसे हम रॉ फुटेज को कैसे अलग अलग स्टेजेस से लेके जाते हैं ताकि हम फाइनली उसे एक अमेजिंग वीडियो में कन्वर्ट कर पाए। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने स्क्रीन की तरफ और स्टार्ट करते हैं एडोबी प्रीमियर प्रो। तो सबसे पहले जब हम अपने प्रीमियर प्रो को ओपन करेंगे हमारे पास ये वाली विंडो आ जाएगी जहां पर हमने लास्ट जिन प्रोजेक्ट्स पे काम किया था उनकी लिस्ट यहाँ पर हमें दिखाई जाएगी। यहाँ पर हमारे पास न्यू प्रोजेक्ट और ओपन प्रोजेक्ट का भी ऑप्शन आ जाता है। न्यू प्रोजेक्ट से ऑफ कोर्स हम नए प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे एंड ओपन प्रोजेक्ट में अगर सपोज हमने पहले किसी प्रोजेक्ट पे काम किया है, हमें उसको ओपन करना है तो हम ओपन प्रोजेक्ट से कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगा, तो इस पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं पर फिक्र की कोई बात नहीं है क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ दो ही चीज़ों को देखेंगे, जिसमें से सबसे पहला आ जाता है प्रोजेक्ट का नाम। तो क्योंकि ये मेरा पहला प्रोजेक्ट है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप सब बिगिनर हो, तो हमारा पहला प्रोजेक्ट है, तो बैक स्पेस करके मैं इसको माई फर्स्ट प्रोजेक्ट, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास प्रोजेक्ट लोकेशन। अब मैं रिकमेंड करूंगा कि आपके पास जितने भी प्रीमियर प्रो के प्रोजेक्ट्स आप क्रिएट करोगे ना, उन सबको एक पर्टिकुलर फोल्डर में रखा करो ताकि वो ऑर्गेनाइज्ड रहे। तो मैं अपने जितने भी मेरे प्रोजेक्ट्स हैं सबको मैं प्रीमियर प्रो डी फोल्डर कंटेंट क्रिएशन के अंदर रखता हूँ, ठीक है। अब करके यहाँ पर और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद तो अब हमारा फाइनली वर्क स्पेस खुल गया है, जिसे देख के 90% ऑफ द लोग यहीं पर छोड़ देते हैं क्योंकि उनको समझ ही नहीं आता है कि यहाँ पर हमें करना क्या है, इसमें देखना क्या है। और यहाँ पर सारे तो खाली खाली लग रहे हैं एंड यहाँ पर कुछ विंडोज़ दिख रहे हैं एंड ऊपर मीडिया ब्राउज़र, लाइब्रेरीज, बहुत कम ही चीज़ समझ में आती है क्योंकि इसमें ऑफकोर्स समझने लायक कुछ भी नहीं है। लेकिन हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, हम इसे लॉजिकली देखेंगे कि हमें अपनी वीडियो को कैसे एडिट करना है और कौन से विंडो से उसको लेके जाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जितने भी विंडोज़ हैं उसका एक हाई लेवल व्यू देखते हैं। तो प्रीमियर प्रो में ना बेसिकली 4 ही विंडोज़ होते हैं जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उसमें से सबसे पहला आता है हमारा प्रोजेक्ट विंडो, सेकेंड हमारा सोर्स मॉनिटर, फिर यहाँ पर हमारा टाइमलाइन आ जाता है एंड यहाँ पर हमारा प्रोग्राम विंडो आ जाता है। अब हर एक विंडोज़ में ना कुछ टैब्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास ये जो विंडो है यहाँ पर प्रोजेक्ट विंडो, यहाँ पर आप देख रहे होगे कि ऊपर हमारे पास मीडिया ब्राउज़र है, लाइब्रेरी है, इसको क्लिक करके आप उसको ओपन कर सकते हो। एंड द थिंग इज़, मेरे को सपोज यहाँ पर जो इन्फो वाला पैनल है मुझे यहाँ नहीं चाहिए, मुझे इसको ऊपर चाहिए, ठीक है, मेटा डेटा के बगल में। तो मैं इसको ड्रैग करके ऊपर अगर छोड़ देता हूँ तो वो वहाँ पर चला जाएगा। तो जैसा मेरा काम रहेगा ना, मेरे को किसी विंडो की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी और किसी की कम पड़ेगी। जो कम पड़ेगी, क्योंकि जैसे यहाँ पर इन्फो जो पैनल है ना वो मुझे कभी ज़रूरत पड़ी नहीं, तो मैं इसको यहाँ पर क्लिक करके क्लोज भी कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पर मेटा डेटा है, इसकी भी कोई खास मेरे को ज़रूरत पड़ती नहीं है, तो इसको भी मैं ऐसे क्लिक करके क्लोज कर सकता हूँ। एंड लाइक सपोज मुझे जो टाइमलाइन है ना वो मुझे बड़ा चाहिए होता है, तो मैं उसको यहाँ से देखो यहाँ पर मैं अगर लेके जाऊँ, इसको क्लिक करके इसे ड्रैग करके इसे बड़ा कर सकता हूँ। तो सिमिलरली आपके पास जो आपका वर्क स्पेस है ना, आप अपने अकॉर्डिंग उसे कस्टमाइज़ कर सकते हो एंड उसे सेव कर सकते हो। अब सपोज मुझे ऐसा ही पसंद है, यहाँ पर टाइमलाइन बड़ा है एंड यहाँ पर कुछ पैनल है जो मैंने आपके सामने क्लोज किए हैं, और मुझे ऐसे ही जब भी प्रीमियर प्रो खोलूँ मैं, मुझे ऐसा ही दिखना चाहिए। तो उसके लिए मैं इस जो वर्क स्पेस है इसको मैं सेव करूँगा। अब सेव कैसे करना है, हमें बस विंडो पे जाना है, वर्क स्पेस, और यहाँ पर सेव अ न्यू वर्क स्पेस क्लिक करके इसे कोई नाम दे देंगे, जैसे मैं दे देता हूँ, तो ये सेव हो गया है। अब बहुत बार क्या होता है, हम जब काम करते हैं ना, किसी विंडो की हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, हम उसे बड़ा करेंगे या फिर इसको छोटा करेंगे, इसको कभी मूव करेंगे यहाँ, फिर इफेक्ट लेके आते हैं, कभी सपोज प्रोग्राम को लेके आते हैं। मीन्स हम काम करते करते क्या होता है, हम चीज़ों को पूरा मैसअप कर देते हैं, ठीक है। अब लास्ट में मुझे समझ नहीं आ रहा कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में मेरा वर्क स्पेस जैसा था मुझे वैसा ही करना है, लेकिन मैं धीरे धीरे थोड़ी ना सबको अलाइन करते बैठूंगा कि इफेक्ट्स कंट्रोल यहीं था, माई फर्स्ट प्रोजेक्ट यहाँ था, फिर कौन कहाँ था, मैं मैनुअली सबको तो रिसेट नहीं करूँगा। तो उसके लिए भी सिंपल सा तरीका है, हमें बस विंडो पे जाना है, वर्क स्पेस, रीसेट टू सेव लेआउट पे क्लिक करना है। तो देखो जैसे मैंने अपने वर्क स्पेस को रखा था, जैसे मैंने बनाया था, ठीक वैसे ही बन गया वापस से। तो कुछ इस तरीके से हम अपने वर्क स्पेस को ऑर्गेनाइज करके रखेंगे।
अब बहुत बार क्या होता है, जब हम काम कर रहे होते हैं ना, हमारे किसी टैब में, स्पेशली प्रोजेक्ट विंडो में, ये इतना छोटा है ना, तो इसके अंदर जितने फाइल्स हैं हमें दिखते नहीं अच्छे से, तो हम इसको बड़ा कर सकते हैं सिर्फ एक ही क्लिक से। जैसे अगर हम टिल्डा की प्रेस करते हैं ना, ये मैंने प्रेस किया तो देखा जो विंडो हमारी सिलेक्टेड रहती है वो बड़ी हो जाती है, वो फुल स्क्रीन हो जाती है। अगर मैं टिल्डा की वापस से प्रेस करूं तो देखना अब ये छोटा हो जाएगा। तो ठीक ऐसे ही अगर मैं सपोज सोर्स मॉनिटर पे हूं और मैं अपना टिल्डा की प्रेस करता हूं तो सोर्स मॉनिटर बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये टाइमलाइन के साथ भी वही चीज़ है, और जितने भी हमारे विंडोज़ होते हैं इसके अंदर सबके साथ हम टिल्डा की प्रेस करेंगे तो वो बड़ी हो जाएगी स्क्रीन। इसी के साथ हमारा बेस सेट हो जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि सबसे पहले वीडियो एडिट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होती है। ऑफ कोर्स हमें वीडियोस चाहिए, हमें म्यूजिक चाहिए, हमें साउंड इफेक्ट्स चाहिए, उसी के साथ तो हम वीडियो एडिटिंग करेंगे। तो उन सबको हम अपने प्रोजेक्ट विंडो में लेके आएंगे, जो कि है ये। अब यहाँ पर लिखा हुआ है इंपोर्ट मीडिया टू स्टार्ट। अब यहाँ पर कुछ भी इंपोर्ट करने के लिए ना हमें बस राइट क्लिक करना है और यहाँ पर इंपोर्ट का ऑप्शन आ जाता है। इस पर मैं क्लिक करूँगा, अब मेरे पास मेरा विंडो एक्सप्लोरर खुल जाएगा जहाँ से मैं अपनी चीज़ों को इंपोर्ट कर सकता हूँ। जैसे मैं डेस्कटॉप पे जाऊँगा और यहाँ पर मेरे पास है प्रीमियर प्रो एसेट्स, इसको मैं क्लिक करके यहाँ पर मेरे पास कुछ वीडियोज़ हैं, इन सबको मैं सिलेक्ट करके ओपन कर दूंगा तो देखना वो यहाँ पर आ गई है। अब मेरे को फिर से दिख नहीं रहा है, सारे दिख नहीं रहे हैं, तो मैं इस पर टिल्डा की प्रेस करूँगा जिससे मुझे अपने सारे क्लिप्स दिखने लगेंगे। तो ये सारे क्लिप्स यहाँ पर आ चुके हैं। फिलहाल तो यहाँ पर 5 ही क्लिप्स हैं, इसलिए ठीक दिख रहा है। लेकिन जब हम बहुत एडवांस, जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे, तब ना हमारे पास बहुत सारी क्लिप्स, बहुत सारी फुटेजेस, ऑडियोज, साउंड इफेक्ट्स, ओवरलेस, पता नहीं क्या क्या बहुत सारी चीज़ें रहेंगी, जिसके लिए हमें अपने फाइल को ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब फाइल को ऑर्गेनाइज हम प्रीमियर प्रो के अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप फाइल को ना पहले से ही विंडो एक्सप्लोरर पे ऑर्गेनाइज करके रख लो, क्योंकि आपने यहाँ पर देख ही लिया है कि हमारा जो स्क्रीन है यहाँ पर बहुत छोटा रहता है, हर टैब्स बहुत छोटे छोटे रहते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा ऑर्गेनाइज करना थोड़ा डिफिकल्टी होता है। तो जो मैं करता हूँ, मैं पहले से ही विंडो एक्सप्लोरर में फाइल को ऑर्गेनाइज करके रख लेता हूँ। जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर मैंने प्रीमियर प्रो एसेट्स खोल के रखा है। यहाँ पर मैंने म्यूजिक का अलग फोल्डर बनाया है, ओवरले, साउंड इफेक्ट्स एंड वीडियोस का। तो साउंड इफेक्ट्स के अंदर मेरे पास कुछ क्लिप्स है जो मैंने यूट्यूब से डाउनलोड किए हैं। तो ऐसे ही मैंने अलग अलग जो भी चीज़ें होती है जिनको मुझे एडिट करना है, तो उनको मैंने पहले से ही ऑर्गेनाइज करके यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, ये जो पूरा फोल्डर है ना, इसको मैं डायरेक्टली प्रीमियर प्रो में इंपोर्ट कर लूंगा। जिससे क्या होगा, ये जो भी हायरार्की मैंने बनाई यहाँ पर, जो भी फाइल स्ट्रक्चर बनाया है म्यूजिक के अंदर म्यूजिक, वो सेम हायरार्की प्रीमियर प्रो के अंदर भी रिफ्लेक्ट होगी। चलो मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं प्रीमियर प्रो वापस ओपन कर लेता हूँ, इनको मैं डिलीट कर देता हूँ फिलहाल। ठीक है, मैंने डिलीट की प्रेस किया बस। अब मुझे क्या करना है, इंपोर्ट करना है। अब इस बार मैं शॉर्टकट की यूज़ करूंगा, और मैं भी आपसे चाहूँगा कि कभी भी इंपोर्ट करने के लिए आप राइट क्लिक करके इंपोर्ट ना क्लिक करो, आप शॉर्टकट करोगे, जो कि होता है कंट्रोल और आई प्रेस करना। इससे हमारा विंडो एक्सप्लोरर खुल जाएगा। अब मैं जाऊँगा अपने डेस्कटॉप पे, यहाँ पर जो फोल्डर मैंने बनाया था इस पर क्लिक करूँगा और पूरा फोल्डर इंपोर्ट कर लूँगा। देखो, इंपोर्ट फोल्डर कर लिया, वो फोल्डर यहाँ पर आ गया। अब अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, यहाँ पर मेरा साउंड इफेक्ट्स, वीडियो में ओवरले और जो म्यूजिक था वो चारों आ चुके हैं यहाँ पर। वीडियो के अंदर भी जो हमारे जो ओरिजिनल 5 फुटेजेस थे वो सारे भी इंटैक्ट उसी हायरार्की में यहाँ पर प्रेजेंट है। अब यहाँ पर नीचे कुछ आइकन्स हैं, उसको हम देखते हैं। तो ये है ना, ये व्यू आइकन्स हैं। जैसे अभी हम थंबनेल व्यू पे देख रहे हैं, अगर मैं इसको लिस्ट व्यू पे करूँ तो हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब यहाँ पर हम चीज़ों को मूव कैसे करेंगे। अब यहाँ पर सपोज मुझे जो साउंड इफेक्ट्स है, इसके अंदर जो 20 फ्री सिनेमैटिक जो भी ये अपना फाइल है, इसको मुझे वीडियो के अंदर लाना है, वीडियो वाले फोल्डर के अंदर लाना है। तो सिंपल मुझे इसको क्लिक करके अगर ड्रैग करूँगा ना वीडियो के अंदर, ये देखो हाईलाइट हो रहा है, मैं छोड़ दूंगा तो इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली हम किसी भी चीज़ को ऐसे ड्रैग करके मूव कर सकते हैं। चलो इसको मैं वापस यहाँ पर रख देता हूँ। अब सपोज साउंड इफेक्ट्स के अंदर है ये सारी चीज़ें, वीडियो के अंदर ये सब चीज़ें मुझे इस फोल्डर से ही निकालना है। मतलब ये जो सपोज मान लेते हैं 44 वाला जो वीडियो है, इसको मुझे वीडियो फोल्डर से ही बाहर निकालना है। ठीक है, तो मुझे बस ड्रैग करके लेफ्ट की तरफ इसको ड्रैग करना है। देखो यहाँ पर ये जैसे ही हैंड का ऑप्शन आ रहा है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर मैं छोड़ दूंगा इसको, अब देखना ये जो वीडियो है ये इस फोल्डर से बाहर आ चुका है। अगर मैं इसको बंद करता हूँ तो देखो अभी ये वीडियो के अंदर नहीं है, ये वीडियो के बाहर है। ठीक है, तो वापस मैं इसको अंदर डाल देता हूँ, वीडियो के अंदर लाके छोड़ दिया तो ये अंदर चली गया वापस से। तो कुछ इस तरीके से हम अपने फाइल को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम राइट साइड देखें, यहाँ पर कुछ और आइकन्स आते हैं, जिसमें से ये वाला जो आइकन है ना, ये न्यू बिन, मतलब न्यू फोल्डर। अब प्रीमियर प्रो के अंदर ना हम फोल्डर को बिन कहते हैं। जैसे अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा, यहाँ पर एक और बिन बन गई, मतलब एक और फोल्डर बन गया। अब इसके अंदर भी हम ड्रैग कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बोला ना, विंडो एक्सप्लोरर पे हम जैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं फाइल को, प्रीमियर प्रो के अंदर भी कर सकते हैं, पर यहाँ के अंदर थोड़ा सा मतलब दिक्कत होती है। अभी इसको मैं हटा देता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एंड अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने वाला हूँ आपको।
जो कि है ये वाला आइकन। इसमें से न्यू आइटम हम क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर अलग अलग चीज़ें हम प्रीमियर प्रो में लेके आ सकते हैं। तो अगर सबसे पहले हम यहाँ पर देखें तो हमें यहाँ पर सीक्वेंस दिख रहा है। अब सीक्वेंस होता क्या है, देखो हमारी जो भी वीडियो होती है ना वो उसके कुछ स्पेसिफिकेशंस होते हैं, उसकी कुछ सेटिंग्स होती हैं, जैसे कि उसमें फ्रेम रेट कितना होना चाहिए, उसका रेजोल्यूशन कितना होना चाहिए। तो ये जितने भी वीडियो के स्पेसिफिकेशंस होते हैं ना, ये सारे हम अपने सीक्वेंस में डालते हैं। अब यहाँ पर मैंने आपको दो चीज़ बताया, फ्रेम रेट एंड रेजोल्यूशन। अब फ्रेम रेट रेजोल्यूशन होता क्या है, देखो जो हमारा फ्रेम रेट होता है ना, आपको पता होगा कि जो हमारा वीडियो होता है वो फ्रेम से मिलकर बनता है। अब जब एक के बाद एक फ्रेम कंटिन्यूसली प्ले होता है तो ही हमारा वीडियो भी प्ले होता है। अब ये जो एक के बाद एक फ्रेम प्ले हो रहा है ये कितने स्पीड में होगा, यही चीज़ फ्रेम रेट पर सेकेंड डिसाइड करती है। जैसे कि आपने बहुत सारे स्टैंडर्ड सुने होंगे, जैसे 24 FPS, 30 FPS, 60 FPS, 120 FPS। अब ये सारी जो भी स्पीड होती है ना, ये सब वीडियो को अलग अलग फील देती है। जैसे कि जो हमारा 24 FPS होता है वो सिनेमैटिक फील देने के लिए होता है हमारे वीडियो में। सिमिलरली अगर आपको अपने वीडियो को बहुत ज़्यादा स्मूथ बनाना है, ऐसा लगना चाहिए कि वो जैसे आपके आंखों के सामने अभी हो रहा है, तो फिर उसके लिए आपको 60 FPS यूज़ करना पड़ता है। एंड सिमिलरली हमारे पास 120 FPS होता है जो कि स्लो मोशन के लिए यूज़ होते हैं, एंड जो हमारे पास 240 भी होते हैं जो कि बहुत स्लो मोशन के लिए होते हैं। तो इसके बाद आ जाता है रेजोल्यूशन। अब रेजोल्यूशन होता क्या है, देखो रेजोल्यूशन ना हमारे वीडियो के लेंथ एंड विड्थ को डिफाइन करता है। अब इसमें भी कुछ यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स होते हैं जो हम फॉलो करते हैं, जैसे कि 1920 × 1080, जहाँ पर जो 1920 है वो हमारे वीडियो की विड्थ को डिफाइन करता है। मतलब हमारे वीडियो की जो विड्थ है उसमें 1920 पिक्सल्स है, एंड सिमिलरली उसकी जो हाइट है उसमें 1080 पिक्सल्स है। और हमारे पास ऐसे 4K भी होते हैं, 8K भी होते हैं। तो जो हमारा 4K होता है ना उसमें हमारे फुल HD के कंपेयर में 4 गुना ज़्यादा पिक्सल्स होते हैं, इसलिए वो वीडियो इतनी ज़्यादा क्लियर एंड क्रिस्प होती है और उसका साइज भी उतना ही ज़्यादा बड़ा होता है। तो ये था एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट फ्रेम रेट एंड रेजोल्यूशन। तो चलिए इसी के साथ हम सीक्वेंस क्रिएट करते हैं। यार इस पर क्लिक कर दूंगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा सीक्वेंस प्रीसेट्स। तो हमारे पास पहले से ही प्रीसेट्स बने होंगे, तो हमें ऐसे कुछ भी टाइप करने की जरूरत नहीं है। लाइक सपोज मुझे इतना रेजोल्यूशन चाहिए तो मुझे 920x1080 टाइप करने की जरूरत नहीं है, मुझे बस एक प्रीसेट सिलेक्ट करना है। तो जैसे अभी फिलहाल तो सब 1080 यूज़ करते हैं, उसके लिए जो मैं यूज़ करता हूँ वो है यहाँ पर डिजिटल SLR DSLR 1080 24 पिक्सल। तो ये मुझे चाहिए हर बार, तो ये मैं सिलेक्ट करता हूँ। तो आप देख सकते हो जो भी उस प्रीसेट के सेटिंग है वो सब यहाँ पर लिखा हुआ है। फिलहाल मैंने तो ये कभी पढ़ा नहीं है, आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। पर उसके बाद हम यहाँ पर सेटिंग में आ जाते हैं। सेटिंग में आप देख सकते हैं उस प्रीसेट के अंदर जो हमने अभी सिलेक्ट किया है उसमें जो भी सेटिंग्स किए हुए थे ना उसको हम यहाँ से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो जैसे मैंने अभी सिलेक्ट किया था 24 फ्रेम्स, यहाँ पर आपको फिर से दिखा देता हूँ सीक्वेंस प्रीसेट मैंने अभी 24 फ्रेम्स वाला किया है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो वही वाला सिलेक्टेड है। अगर मुझे इसको 30 फ्रेम करना है तो मैं उसको क्लिक करके यहाँ से चेंज कर सकता हूँ और ओके करूँगा तो वो सीक्वेंस लोड हो जाएगी हमारे टाइमलाइन पे। अब जैसे आपने देखा कि मैंने यहाँ पर चेंज किया, ठीक है, अब मुझे खुद का अलग से प्रीसेट बनाना है। लाइक सपोज यहाँ पर फ्रेम साइज देखो 1920 × 1080 है। अब बहुत बार क्या होता है ना, ये तो स्टैंडर्ड रेजोल्यूशंस है, मुझे बहुत बार किसी काम के लिए ना अलग रेजोल्यूशन चाहिए होते हैं, कस्टम रेजोल्यूशन चाहिए होते हैं। तो उसके लिए मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ। यहाँ पर जस्ट हमें क्लिक करके जो भी रेजोल्यूशन हमें चाहिए उसको टाइप करके यहाँ पर ओके करेंगे तो इसको हम सेव भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर सेव पे क्लिक करूँगा, यहाँ पर हमें नेम देना पड़ेगा इसको, तो मैं इसका नाम दे देता हूँ ओके। तो आप देखोगे जो प्रीसेट हमने अभी सेव किया है वो यहाँ पर लिस्ट हो जाएगी। देखो ब्रीजी नाम से वो प्रीसेट सेव हो गया है। अब इसका फ़ायदा क्या है, नेक्स्ट टाइम हमें यहाँ पर जो हमने खोला था ना डिजिटल SLR, वो सब खोलने के सेटिंग में वापस चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें बस अपने प्रीसेट को क्लिक करना है और ओके करना है, उससे हमारा जो सीक्वेंस है वो रेडी हो जाएगा। तो इसमें मैं क्लिक करके ओके कर देता हूँ। तो इससे आप देख सकते हो कि हमारी टाइमलाइन जो है वो रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पर ये प्ले हेड दिख रहा होगा, एंड ऑल्सो यहाँ पर ये लाइनें बनी हुई है। यहाँ पर जो ये लाइन्स है ना हम इसे ट्रैक्स कहते हैं। तो ये मोटी वाली लाइन है, इसके ऊपर वाले जितने भी ट्रैक्स हैं वो सारे वीडियो ट्रैक्स हैं। मतलब यहाँ पर सारे वीडियोस आते हैं, उसके नीचे सारे ऑडियो ट्रैक्स हैं, ठीक है। तो चलिए हमने अपना सीक्वेंस भी रेडी कर लिया है। अब हम अपने क्लिप्स को अपने सीक्वेंस के अंदर लेके आएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम जाएंगे अपने प्रोजेक्ट विंडो में जहाँ पर हमने अपने क्लिप्स रखे हैं। ये मैंने वीडियोस यहाँ पर फोल्डर बना के रखा था, इसको मैं डबल क्लिक करके ओपन कर लूँगा। यहाँ से मैं कोई भी एक रैंडमली क्लिप लूँगा और उसको उठा के अपने सोर्स मॉनिटर में लेके आऊँगा सबसे पहले। अब सोर्स मॉनिटर का काम पता है क्या है, सोर्स मॉनिटर ना हमें रिफाइन करने में हेल्प करती है अपनी वीडियो को। लाइक बहुत बार क्या होता है कि जब वीडियो हम शूट करते हैं तो इसका जो स्टार्टिंग वाला पार्ट होता है हमें चाहिए नहीं होता है, क्योंकि तब हम कैमरा सेटअप कर रहे होते हैं या फोकस एडजस्ट कर रहे होते हैं, और जो लास्ट वाला पार्ट है वो भी हमें चाहिए नहीं होता, तब हम कैमरा ऑफ कर रहे होते हैं।
तो हमें वो सब जो क्लिप्स है ना, वो जो एक्स्ट्रा क्लिप्स है ना, वो हमें काटनी पड़ेगी, जिसे हम रफ कट भी कहते हैं। तो वो सारी जो चीज़ें होती है ना, वो हम सोर्स मॉनिटर पे करते हैं। तो जैसे मैं, ये हमारा क्लिप है, इसको मैं सोर्स मॉनिटर पे लाना चाहता हूँ। इसको लाऊंगा कैसे, बस मुझे यहाँ पर डबल क्लिक करना है, तो इससे जो हमारा क्लिप है वो अपने सोर्स मॉनिटर पे लोड हो जाएगा। अब यहाँ पर जो मैं इसको प्ले कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं स्पेस पर दबाऊँ तो प्ले होगा, ठीक है। जो हम मीडिया प्लेयर पे करते हैं सेम यहाँ का भी वही सीन है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करके देखते हैं। तो मैं इसको प्ले करूँगा तो देखा, मुझे जो शुरुआत का जो पार्ट था ना, ये मुझे नहीं चाहिए, तो मुझे चाहिए यहाँ से, ठीक है, यहाँ से चाहिए मुझे। तो मैं यहाँ पर मार्क इन करूँगा, जो कि आपको दिख रहा होगा ये वाला आइकन मार्क इन का। तो इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखो एक पॉइंट बन गया है, ठीक है। अब मैं इसको वापस प्ले करूँगा और ये प्ले होगा। चलो, मुझे यहाँ तक चाहिए। अब यहाँ पर मैं मार्क आउट करूँगा, तो ये मार्क आउट मैंने क्लिक कर दिया है, तो जिससे कि हमारा जो फुटेज है अब यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट हो चुका है। तो अगर मैं इसको ड्रैग करके, देखो मैंने अभी जो ये वीडियो है ना, इस पर क्लिक किया है, क्लिक करके इसको ड्रैग कर रहा हूँ। ड्रैग करके अगर मैं टाइमलाइन पे देखो, यहाँ पर इसका ऊपर वाला, मैंने क्या बोला, ऊपर वाला वीडियो फाइल है, और जो नीचे वाला जो नीचे जा रहा है वो उसका ऑडियो ट्रैक है, ठीक है। तो मैं इसको ले जाके यहाँ पर छोड़ दूंगा। यहाँ पर एक चीज़ पूछ रहा है ये, द क्लिप डज नॉट मैच द सीक्वेंस सेटिंग। इसका क्या मतलब है, देखो जो हमने अभी सीक्वेंस बनाया था ना, वो HD था, फुल HD था, उसका रेजोल्यूशन था 1920x180, ठीक है। लेकिन जो ये फुटेज है ना, ये 4K फाइल है, इसका रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। तो ये पूछ रहा है कि हमारा जो सीक्वेंस का सेटिंग है और जो वीडियो का सेटिंग है, दोनों अलग है। तो अभी हम क्या करना चाहते हैं, हम सीक्वेंस का सेटिंग रखना चाहते हैं कि वीडियो का सेटिंग रखना चाहते हैं। लेकिन हमें पता है हमें क्या कर रहे हैं, तो हम सीक्वेंस का सेटिंग रखेंगे। तो हम रखेंगे कीप एग्जिस्टिंग सेटिंग, ठीक है। तो इससे वो क्लिप्स यहाँ पर आ जाएगी। और आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि हमारी जो फुटेज है यहाँ पर बहुत बड़ी दिख रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये 4K फुटेज है, जिसे हमने छोटे वाले फ्रेम में लेके आए हैं, तो ऑफकोर्स वो बड़ी दिखेगी। देखो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पर यहाँ से हम अपना जो फुटेज है ना, उसका साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो जैसे मैं अगर इसको 10% पे देखता हूँ, अब मैं आपको बाद में बताऊँगा, ठीक है। तो मोशन पे क्लिक करता हूँ। अब देखना, हमारी जो एक्चुअल वीडियो है ना, वो इतनी बड़ी है, हमारी सीक्वेंस की साइज़ इतनी सी है। अंदर वाला जो छोटा सा हिस्सा है, ये हमारा सीक्वेंस का साइज़ है और ये वीडियो का साइज़ है। तो हमें इसको फिट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करेंगे, हम इसको बस स्केल कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से हम अपने फुटेजेस को अपने टाइमलाइन पे लेके आते हैं। सिमिलरली अगर मैं वापस अपने सोर्स मॉनिटर पे जाऊँ और मैं यहाँ पर एक और क्लिप लेके आता हूँ, ठीक है। मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ। अब मुझे यहाँ पर मुझे चाहिए, जब ये पेज टर्न कर रही है ना, तो मुझे उतना हिस्सा चाहिए। तो मैं देखो यहाँ पर लेके आ गया। अब मुझे यहाँ पर शॉर्टकट यूज़ करना है। इस बार मैं मार्किंग के लिए ये वाला आइकन यूज़ नहीं करूँगा, मैं शॉर्टकट यूज़ करूँगा आई, ठीक है। आई क्लिक करूँगा तो मार्क इन हो जाएगा। एंड जैसे ये पेज टर्न कर लेगी, उसके बाद मैं करूँगा ओ से मार्क आउट हो जाएगा। देखो ये सिलेक्ट हो गया उतना। अब मैं क्या करूँगा, इस बार मैं पूरे वीडियो और ऑडियो दोनों को लेके नहीं जाऊँगा, मैं सिर्फ वीडियो को लेके जाऊँगा। उसके लिए आपको यहाँ पर नीचे 2 आइकन दिख रहे होंगे, जिसमें से ये है वीडियो ओनली, ठीक है, और ये ऑडियो ओनली। तो अगर मैं सिर्फ इसको ड्रैग करके लेके जाता हूँ, तो देखो इस बार ऑडियो नहीं आया इसके साथ, सिर्फ वीडियो आया है। तो मैं इसको लेके यहाँ पर छोड़ दूंगा, ठीक है। तो ये हुआ, हमने 2 फुटेज को हम लेके आ गए। अब अगर मैं प्ले करूँ तो देखो जैसे हमें चाहिए था, जो क्लिप चाहिए था वैसे ही प्ले हो रहे हैं। तो चलिए, अब हमने अपने क्लिप को टाइमलाइन पे लाना सीख लिया है। अब हम जितने भी एडिट करेंगे ना, वो सारे हम टाइमलाइन पे ही करते हैं। तो टाइमलाइन को डिटेल में समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए अगर हम गौर से टाइमलाइन को देखें, हमें यहाँ पर बहुत सारे आइकन्स दिख रहे होंगे और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास टूल बॉक्स भी दिख रहा होगा, जहाँ पर बहुत सारे टूल्स है। अब यहाँ से ना कभी भी हमें टूल बॉक्स का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे टूल्स का ना हमें कभी ज़रूरत पड़ेगी नहीं। और जिन टूल्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी, मैं रिकमेंड करूँगा कि उसके शॉर्टकट्स आपको पता होने चाहिए। जैसे कि अभी फिलहाल हम देख रहे हैं कि हमारा जो टूल है वो सिलेक्शन टूल पे सेट है, जिसका शॉर्टकट V है। अगर मैं इसके ऊपर होवर करूं तो ये दिखा देगा कि मेरा सिलेक्शन टूल का जो शॉर्टकट है वो V है। तो अभी तक हम जितना भी काम कर रहे थे ना, वो सारा सिलेक्शन टूल से ही कर रहे थे। तो नेक्स्ट मैं यहाँ पर कुछ और क्लिप्स लेके आऊँगा। जैसे मैं यहाँ से ड्रैग करके इसको लेके आता हूँ यहाँ पर। अब देखो मैंने इस बार इसको सोर्स मॉनिटर में नहीं खोला है, मैं डायरेक्टली उसे टाइमलाइन पे लेके आ गया हूँ, जिससे हुआ क्या, ये पूरा क्लिप आ गया है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरा आ गया यहाँ पर क्लिप, और यहाँ पर बीच में मैं यहाँ पर कैमरा को आगे लेके गया था, ठीक है, वो हिस्सा भी आ गया है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि हम ट्रिम टाइमलाइन पे कैसे करते हैं। तो
तो अब टाइमलाइन पे ना बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए हमें इन टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं आपको जो इंपॉर्टेंट टूल्स है उसका यूज़ करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम इस फुटेज को ट्रिम करेंगे। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर स्टार्टिंग का जो सीन है, यहाँ से ये बहुत लंबा हो गया, ठीक है। मुझे इतना लंबा नहीं चाहिए, मुझे यहाँ से चाहिए और यहाँ जहाँ मैं इसको जूम कर रहा हूँ ना, उससे पहले यहाँ तक रोकना है मुझे। तो मैं इसको ट्रिम करूँगा। ट्रिम कैसे करना है, मुझे बस इस क्लिप के सबसे फर्स्ट में आना है और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये रेड कलर का ये एरो बन जाएगा। तो जैसे ये एरो बनेगा मैं इसको ड्रैग करके आगे ले जाऊँगा और यहाँ पर छोड़ दूँगा। इससे क्या हुआ, हमारी फुटेज अब यहाँ से स्टार्ट होगी। तो सिमिलरली मुझे फिनिश करना है इस क्लिप को। देखो यहाँ पर मैं कैमरा मूव करके उसको जूम कर रहा हूँ, नीचे लेके जा रहा हूँ, तो मुझे यहीं तक चाहिए। तो मैं सिंपल उसे लास्ट में यहाँ से पकड़ के खींच के यहाँ तक लेके आ जाऊँगा। तो हमारी क्लिप अभी इतनी छोटी हो गई है, देखो, ठीक है। जितना हिस्सा मुझे चाहिए था उतना मुझे मिल गया है। अब मुझे इसे ड्रैग करके यहाँ पर लेके स्नैप कर दूंगा। तो देखो अभी ये फुटेज कंटिन्यू होगी। अभी ये जो मैंने किया ना, ये बहुत इनएफिशिएंट तरीका है काम करने का। अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं रिपल एडिट टूल का इस्तेमाल करूंगा। देखो जैसे ही मैं इसको सामने लेके जाऊंगा ना, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर ये रेड एरो बन गया है। लेकिन अगर मैं कंट्रोल प्रेस करता हूँ, अभी देखो इसके सामने लेके गया और कंट्रोल प्रेस करता हूँ, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक रोलिंग एडिट टूल बन गया है। और थोड़ा सा आगे अगर लेके जाता हूँ तो यहाँ देखो येलो कलर का एरो बन गया है। ये हमारा है रिपल एडिट टूल। अब इसका फायदा क्या है, जैसे मैं क्लिक करके, अभी मैंने कंट्रोल प्रेस करके रखा है, कंट्रोल प्रेस करके माउस को मैं यहाँ पर लेके जा रहा हूँ। अब देखो क्या होगा, जैसे ही मैं इसको यहाँ पर छोड़ दूंगा ना, अभी वीडियो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। मतलब अगर मैं यहाँ पर ट्रिम करता, ठीक है, अगर मैं ऐसे नॉर्मल ट्रिम करता तो यहाँ पर एक गैप बन जाती है। लेकिन जब मैंने इसको रिपल एडिट किया है तो उसने उसको ट्रिम भी किया है, प्लस जो यहाँ पर गैप बचा हुआ था ना उसको भी कवर कर दिया, स्नैप कर दिया है। तो इससे हमारा काम जल्दी हो जाता है। तो सिमिलरली अगर मुझे देखो, अभी मुझे इसको ये हिस्सा नहीं चाहिए मुझे, ठीक है, तो मुझे यहाँ पर इसको कट करना है। कट करने के लिए हम रेजर टूल का यूज़ करेंगे। यहाँ पर देखो हमारे पास ये ब्लेड बना हुआ है जो कि रेजर टूल, जिसका शॉर्टकट है सी। अब देखो जैसे मैं सी प्रेस करूँगा ना, हमारे ये ब्लेड बन जाएगा, ठीक है। अब मैं इस पर ले आके इसको यहाँ पर कट करता हूँ, ठीक है। और जैसे मैं इसको लेके आऊँगा और यहाँ पर मैं इतना, ये ठीक है, मुझे ये चाहिए, तो यहाँ पर मैं एक और कट मारूँगा और ये देखो ये हो रहा है, इतना ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, वापस वी प्रेस करूँगा अपने सिलेक्शन टूल के लिए। वी प्रेस करते ही देखो अपना सिलेक्शन टूल आ गया और यहाँ पर मैं एडिट करूँगा इसको मैं क्लिक करके वापस से यहाँ पर लेके आ जाता हूँ। अब मुझे जो बीच वाला हिस्सा है ना, ये जहाँ पर मैं कैमरा को लेके जा रहा हूँ पास, ये नहीं चाहिए। तो मैं इसको क्लिक करके यहाँ पर डिलीट प्रेस कर दूंगा, जिससे ये डिलीट हो जाएगा और यहाँ पर एक खाली स्पेस बन गई है। मैं इसको खाली स्पेस को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पर जो मैंने खाली स्पेस है इसको मैं क्लिक करूँगा और डिलीट करूँगा, तो वो खाली स्पेस डिलीट हो जाएगी। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊंगा। मैं कमांड जी करता हूँ वापस से। अगर मैं इसको क्लिक करके शिफ्ट डिलीट करता हूँ, शिफ्ट और डिलीट करूँगा ना, तो रिपल डिलीट हो जाएगा। देखो शिफ्ट और डिलीट प्रेस कर रहा हूँ, इससे हुआ क्या, वो डिलीट भी हो गया और जो खाली स्पेस था ना वो भी हट गया है। तो इससे हमारा काम और जल्दी हो गया। अब देखो, अभी मैं प्ले करूँगा तो ये ऐसे दिख रहा है, वहाँ पर जूम हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से हम अपने रिपल एडिट और रिपल डिलीट को यूज़ कर सकते हैं। और मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि जो रिपल एडिट है वो आप हमेशा कंट्रोल प्रेस करके ही करो, ना कि यहाँ पर देखो रिपल एडिट का एक और ऑप्शन आएगा। यहाँ पर अगर मैं क्लिक करके रहूँगा, यहाँ पर रिपल एडिट का ऑप्शन आ जाएगा, जहाँ से फिर से वो येलो एरो आएंगे। लेकिन हमें कंट्रोल प्रेस करके करना है। इन टूल्स का तो हमें यूज़ ही नहीं करना है यहाँ से। इस टूल को तो मैं कहता हूँ बंद ही कर दो। जब आप थोड़ा एक्सपीरियंस आपको आ जाएगा ना, तो इन टूल को मैं बोलूँगा इस बॉक्स को बंद ही कर दो, क्योंकि मैं भी यूज़ नहीं करता हूँ, मैं शॉर्टकट यूज़ करता हूँ। तो हमने अभी सीख लिया कि रेजर टूल हम कैसे यूज़ करते हैं, रिपल एडिट टूल कैसे यूज़ करते हैं। यहाँ पर एक रोलिंग एडिट टूल भी आ जाता है। अब रोलिंग एडिट टूल भी हमें क्लिक नहीं करना है, क्योंकि सपोज हमारे वी दबा के मैंने सिलेक्शन टूल पे लेके आ गया इसको। ये देखो सिलेक्शन टूल एक्टिवेट है। जैसे मैंने बताया कंट्रोल दबा के हम अगर यहाँ पर लेके आते हैं तो देखो हमारा रिपल एडिट टूल ऑप्शन ऑन हो जाता है, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा इनके बीच में लेके जाऊँ ना, तो हमारा रोलिंग एडिट टूल आ जाता है। रोलिंग एडिट टूल क्या करता है, अब ये जो कट है ना हमारा, इस कट को हम इधर उधर मूव कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस कट को अगर यहाँ पर लेके आ जाऊँ, तो ये वाला जो फुटेज है ये छोटा हो जाएगा और ये वाला फुटेज जो है ये यहाँ तक बड़ा हो जाएगा। मैं कंट्रोल प्रेस करके इसको यहाँ पर लेके आता हूँ, तो यहाँ पर देखो जो पहला वाला फ्रेम दिखा रहा है ना यहाँ पर, इसका मतलब है जो हमारा पहला वाला फुटेज है उसका आखिरी फ्रेम ये होगा, और जो दूसरा वाला फ्रेम है उसका मतलब जो हमारा दूसरा वाला फुटेज है उसका पहला फ्रेम ये वाला होगा, ठीक है। थोड़ा समझना मुश्किल है, मैं समझ रहा हूँ।
मैं इसको छोड़ देता हूँ। अब देखो जो दूसरा वाला क्लिप है वो इतना बड़ा हो गया है, ठीक है, जो गंदा लग रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पर कैमरा को लेके जा रहा था, आपको याद होगा तो, क्योंकि हमने यहाँ पर कट लगाया था, तो मैंने इस कट को शिफ्ट कर दिया रोलिंग एडिट टूल से। तो अगेन मैं कंट्रोल प्रेस करके इसको जहाँ पर था वहीं पर रख देता हूँ। ये देखो, ये मुझे देखो पहले वाले फ्रेम में अगर मैं इसको आगे लेके जा रहा हूँ, यहाँ पर मैं जूम कर रहा हूँ, जो कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे इसको यहीं पर रोक देना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आगे छोड़ देता हूँ। ये देखो यहाँ पर इतना हुआ, फिर वापस से जूम हो गया, करेक्ट। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट टूल जो मैं आपको बताना चाहता था। अब आपने एक बात नोटिस की, हमारे पास यहाँ पर टाइमलाइन पे इतने सारे ट्रैक्स बने हुए हैं, 3 ट्रैक्स बने हुए हैं। इनका काम क्या है, जबकि मैं तो एक ही ट्रैक पे सारे फुटेजेस को रख रहा हूँ। देखो अगर मैं वापस से वी प्रेस करके अपने सिलेक्शन टूल पे आ जाता हूँ, अगर मैं इस क्लिप को ड्रैग करके इसके ऊपर लेके जाऊँ, ठीक है, ये फुटेज हमारा इसके ऊपर लेके जाकर छोड़ देता हूँ, ठीक है। अभी आपको पता है जो नीचे वाले क्लिप है इसमें ये बुक पढ़ रही है। नेक्स्ट क्लिप में क्या होता है, ये बुक जूम हो जा रहा है, तो अभी ये जो नीचे वाला हिस्सा है ना हमें दिख नहीं रहा है। टाइमलाइन में ना जो फुटेज हमारी सबसे ऊपर रहती है वही दिखाई जाती है, और उसके जो नीचे वाले फुटेजेस है वो इसके नीचे हैं। ऐसा नहीं कि वो गायब हो गए, वो उस फुटेज के नीचे हैं। जैसे अगर मैं ये वाला जो फुटेज है ना, अगर मैं सपोज इसको छोटा करूं तो क्या होगा, सोचो, ये नीचे वाला फुटेज हमें उसके पीछे से दिखना चाहिए, राइट। तो इसको मैं भी छोटा करके दिखाता हूँ। मैं इफेक्ट कंट्रोल पे जाता हूँ, ये मैंने फिर से बोला, ये मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। अब मैं इसके स्केल करके छोटा कर दूंगा। ये देखो जैसे ही मैंने इसको छोटा कर दिया, इसके नीचे हमारी ये वाली फुटेज थी, तो इसलिए ये वाली फुटेज इसके पीछे दिख रही है। तो टाइमलाइन पे अगर मैं इसके ऊपर इसको लेके आ जाता हूँ, अब सोचो क्या होगा। अब मुझे ये वाली फुटेज दिख रही है, अगर मैं इसको भी छोटा कर देता हूँ तो अब देखो सबसे ऊपर ये वाली फुटेज है, उसके बाद ये वाली फुटेज है जो कि यहाँ पर दिखा रहा है ये, और लास्ट में ये वाली फुटेज है। तो कुछ इस तरीके से हमारे टाइमलाइन के अंदर जितने भी वीडियोस होते हैं वो काम करते हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर हमारे पास लॉक का ऑप्शन आ जाता है। अगर मैं इसको लॉक करूँगा तो अभी मैं यहाँ पर कुछ भी मूव नहीं कर सकता। देखो ये वाला ट्रैक लॉक हो गया है। अब इसका काम क्या है, बहुत बार क्या होता है, हमारे कुछ ट्रैक्स होते हैं वो हम काम करने के बाद उसे फिक्स करना चाहते हैं, मतलब उसमें हमें कुछ भी छेड़छाड़ करना नहीं है, तो हम उसे लॉक कर सकते हैं ताकि गलती से हम उसमें कहीं भी छेड़छाड़ ना कर दें। तो मैं लॉक ऑफ कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आई का ऑप्शन है। अगर देखो इसको मैं वापस इसको ऊपर लेके जाता हूँ और प्ले हेड को ऊपर लेके आता हूँ। अब मुझे पता है कि सबसे ऊपर वाला जो ये क्लिप है वो ये वाला है क्योंकि सिलेक्टेड है C007। अब मैं अब आई वाला ऑप्शन अगर टॉगल करके ऑफ कर देता हूँ ना, अब मुझे ये वाला ट्रैक नहीं दिखेगा, मुझे इसकी नीचे वाली फुटेज दिख रही है अभी। तो वापस से इसको मैं ऑन कर दूंगा तो मुझे वापस ये वाला दिखने लगेगा। तो ये आई का काम है। अब नेक्स्ट जो चीज़ है ना वो आ जाती है यहाँ पर ये सोर्स पैचिंग का, ठीक है। अब इसका काम क्या है, ये जो दिख रहा है ना हमारे पास A1 V1 ये सब ब्लू टिक है, इसको हम ऑफ भी कर सकते हैं। देखो इसको ऑन ऑफ दोनों कर सकते हैं। इसका काम क्या है वो मैं आपको भी दिखाता हूँ। लाइक सपोज हमारे पास ये फुटेज है, ठीक है, इसको मैं अभी ड्रैग करके लेके आ रहा हूँ, तो आपको दिख रहा है इसका जो वीडियो फाइल है और ऑडियो फाइल है दोनों आ रहा है, करेक्ट। लेकिन मैं इसको कमांड Z करके वापस हटा देता हूँ। अभी मैं इसका वीडियो फाइल ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। अभी अगर मैं इसको लेके आऊँगा तो सोचो क्या होगा, क्योंकि मैंने ये जो है ना वीडियो फाइल ये बंद कर दिया है। एक तरफ से गेट है, गेट का काम करती है। अभी वीडियो आ नहीं सकती है, सिर्फ ऑडियो आएगी। वीडियो का गेट हमने बंद कर दिया। तो अभी मैं अगर इसको ड्रैग करूँगा ना तो देखो कुछ आ ही नहीं रहा है। अब लेकिन मैं अगर इसको नीचे लेके जाऊँगा तो यहाँ पर ऑडियो फाइल आ रही है, क्योंकि ऑडियो का गेट खुला हुआ है और वीडियो का नहीं है। तो इस तरीके से हमारी ये सोर्स पैचिंग काम करता है। सिमिलरली जैसे हमने यहाँ पर आई बटन था हमारे वीडियो के लिए, वहाँ पर हमारे पास ये M है जो कि है म्यूट ट्रैक। अगर हम M कर देंगे तो वो वाली पर्टिकुलर ट्रैक हमारा प्ले होना बंद हो जाएगी। और उसके बाद आता है S जो कि है सोलो ट्रैक। मतलब हमारे पास इतने, अगर सपोज बहुत सारे ऑडियोज है हमारे पास, ठीक है, और उसमें से हमें सिर्फ एक ही ट्रैक में जो ऑडियो है उसको सुनना है। लाइक सपोज हमारे पास ये है, ऐसे है, ये हमारे पास 3 ट्रैक है। अभी मैं अगर प्ले करूंगा ना तो ये तीनों ट्रैक एक साथ प्ले होंगे, लेकिन मैं चाहता हूं, मैं सिर्फ इसी वाले ट्रैक को सुनना चाहता हूं, तो मैं इसको सोलो पे क्लिक कर दूंगा। तो अभी अगर मैं प्ले करूंगा ना तो सिर्फ यही वाला ट्रैक जो है सिर्फ उसी की आवाज़ आएगी। तो कुछ इस तरीके से सोलो ट्रैक काम करता है। अब टाइम लाइन में कुछ शॉर्टकट्स है जो मैं चाहता हूँ आप याद रखो, जो हमें टाइम लाइन पर नेविगेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। उसके लिए मैं पहले टिल्डा की दबा के अपने टाइम लाइन को बड़ा करना चाहूँगा। सबसे पहले अगर मुझे ये हमारे जितने भी क्लिप्स है ना, इसको मुझे थोड़ा बड़ा करके देखना है, मुझे बड़ा करना है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, हम ऑल्ट और माउस को ऊपर अगर स्क्रॉल करेंगे तो हम इसको बड़ा कर सकते हैं। देखो
ये सारे ट्रैक्स बड़े हो गए हैं और हम कर्सर को अगर सपोज यहाँ पर रखते हैं ना तो वो यहाँ पर जूम करेगा उसको। तो जैसे मैं कर्सर को यहाँ लेके गया हूँ तो देखो यहाँ इस जगह पर जूम कर रहा है। सिमिलरली अगर मुझे देखो वापस छोटा कर देता हूँ, अब मुझे यहाँ पर जूम करना है तो मैं कर्सर को यहाँ पे लेके जाऊँगा और स्क्रॉल करूँगा तो देखो यहाँ से हमारा जो टाइमलाइन है वो जूम हो रहा है। सिमिलरली अब बहुत बार क्या होता है, हमारी जो ऑडियोज़ है ना ये वेव फॉर्म में होती है तो हमें यहाँ पर इसको देखना होता है। तो अभी तो हमें सिर्फ एक लाइन दिख रही है पतली सी और कुछ हमें दिख नहीं रहा है, तो मुझे इसको बड़ा करना है। तो हमारी जो ये ऑडियो और वीडियो ट्रैक्स है ना हम इसको बड़ा भी कर सकते हैं। कैसे? हमें बस शिफ्ट को प्रेस करना है और अगर हम अपने वीडियो ट्रैक में हैं तो ये देखो वीडियो ट्रैक बड़ी हो रही है, ठीक है, जिससे हम देख सकते हैं कि हमारे वीडियो में क्या क्या है, यहीं से हम देख सकते हैं। सिमिलरली हम शिफ्ट दबा के अगर माउस स्क्रॉल ऊपर करें ऑडियो में तो हम ऑडियो भी देख सकते हैं। यहाँ पर देखो हमें अभी वेव फॉर्म दिख रही है, तो अभी मैंने शिफ्ट दबा के ये किया था। अभी अगर मैं ऑल्ट दबा के यही चीज़ करूँ ना, ऑल्ट दबा के अगर माउस स्क्रॉल करूँ तो सिर्फ वही वाली ट्रैक बड़ी छोटी होगी। तो जो हो अभी मैं इस वाले पे आया हूँ, इसको मैं चाहता हूँ कि मैं इसे छोटा कर दूँ। तो यहाँ पर मैं कर्सर को लेके जाऊँगा, ऑल्ट दबा के स्क्रॉल डाउन करूँगा, ठीक है, नीचे कर रहा हूँ तो देखो सिर्फ यही वाली ट्रैक छोटी हो रही है और बाकी सब जैसी थी वैसी ही है। तो कुछ इस तरीके से हम अपने ट्रैक्स को लंबा या चौड़ा कर सकते हैं। तो सिमिलरली मैं उसको शिफ्ट दबा के वापस सबको छोटा कर देता हूँ। ये मैंने शिफ्ट दबा के इसको छोटा कर दिया और इसको भी छोटा कर दिया, टिल्डा की प्रेस कर देता हूँ। अब ना मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा जो कि होता है शॉर्टकट की फॉर रिपल एडिट। देखो मैं सबको डिलीट कर दूंगा और मैं सबको शुरुआत से ले जाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस क्लिप पर आता हूं, मैं पूरा क्लिप लेकर आ रहा हूं, मैं सोर्स पॉइंटर को यूज नहीं कर रहा हूं। तो अभी मैं कीबोर्ड से सेलेक्ट करता हूं और इसको मैं कर देता हूं सेट टू फ्रेम साइज, ठीक है। हमारा फुटेज बड़ा हो गया। अब मुझे यहाँ से चाहिए, ये वाला फुटेज नहीं चाहिए, तो वापस क्या तरीका है, हम इसको यहाँ से ट्रिम कर सकते हैं ऐसे करके, फिर इसको आगे लेके आएंगे, जोड़ेंगे। बहुत मेहनत वाली काम है, ये सब हमें नहीं करना है, ठीक है। ये सब मैं आपको जस्ट बताने के लिए मैंने बताया था, क्योंकि एज ए बिगिनर हमें ये सब पता होना चाहिए, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हमें दो शॉर्टकट याद रखने हैं जो कि है Q और W। देखो Q से क्या होता है, जैसे ही मैं यहाँ पर लेके आ गया ना, अब मैं यहाँ पर Q प्रेस करूँगा, Q दबाने से क्या होगा, रिपल एडिट होगा। देखो जैसे मैं यहाँ पर Q प्रेस कर दूंगा ना, ये जो सामने वाली फुटेज है ये वाली तो कट हो ही जाएगी और ये जो बाकी का क्लिप है ना ये स्नैप हो जाएगा फर्स्ट से, स्टार्टिंग से। जैसे मैं Q प्रेस करता हूँ, देखो वो पहले वाला हिस्सा गायब हो गया और ये बाकी का जो पूरा फुटेज था ना ये स्टार्टिंग में स्नैप हो गया। अब देखो फुटेज जो है हमारी यहीं से शुरुआत हो रही है। तो सिमिलरली ये मैंने Q दबा के सामने वाला हिस्सा कट किया है। अब सिमिलरली हमें W दबा के एंड वाला हिस्सा कट हो जाएगा। अभी जो बाकी का हिस्सा है ना, अगर मैं W प्रेस करूं तो बाकी का हिस्सा कट हो जाएगा। तो ऐसे हम बहुत जल्दी जल्दी काम कर सकते हैं। तो अभी मैं सेकंड फुटेज को लेके आता हूं। ये देखो सेकंड फुटेज को मैं लेके आ गया। तो फिलहाल के लिए अभी जैसे मैंने आपको बताया था, ये जो बुक टर्न कर रही है, हमें ये देखो यहाँ से क्लिप चाहिए। तो अगेन मैंने क्या बताया, अभी हमें ये वाला हिस्सा नहीं चाहिए, राइट। तो मैं Q प्रेस कर दूंगा तो देखो वो वाला हिस्सा कट हो गया और स्नैप भी हो गया अपने फर्स्ट क्लिप से। तो अभी मैं प्ले करूंगा, ये पेज इसने टर्न कर लिया। अब लास्ट कैसे नहीं चाहिए, अब मैं प्रेस करूंगा W, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से सेकंड क्लिप भी लेके आ गए। चलो थर्ड क्लिप भी फटाफट लेके आते हैं। अब यहाँ पर स्टार्टिंग में इतना ठीक है, स्टार्टिंग का मुझे इतना चाहिए, Q दबाया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर अब देखो यहाँ पर ना आपको याद होगा W अगर दबाऊंगा मैं तो ये पूरा बात का हिस्सा गायब हो जाएगा, राइट। लेकिन मुझे ना ये जो बात का थोड़ा सा हिस्सा है ना ये चाहिए यहाँ पर, जहाँ पर वो जूम होता है, आपको याद होगा तो, और बीच का हिस्सा ही गायब करना है। अब मैं C दबा के, याद रखना C से हमारा रेजर टूल ऑन होता है। तो हम यहाँ पर C क्लिक करेंगे, हमारा ब्लेड एक्टिवेट हो जाएगा। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा यहाँ पर C में ना अगर हम शिफ्ट प्रेस करते हैं, ये देखो यहाँ पर एक लाइन बन गई है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमारे पास और भी क्लिप होते हैं, जैसे मैं इसको भी लेके आता हूँ, ठीक है। अभी मैं अगर C प्रेस करता हूँ, यहाँ पर C प्रेस कर रहा हूँ, तो देखो हमारा कट जो लगा है सिर्फ इसी फुटेज पे लगा है। लेकिन अगर मैं शिफ्ट दबा के C प्रेस करता हूँ तो ये स्टार्टिंग से ये जो हमारी सारी फुटेज है ना सब कट हो जाएंगी। ये देखो शिफ्ट C दबा के मैंने क्लिक किया है, ये देखो पूरे टाइमलाइन पे कट लग चुका है, ये सारे दोनों फुटेज पे कट लग चुका है। तो चलो कमांड C कर देता हूँ वापस से। अब मुझे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक ही फुटेज है तो मुझे शिफ्ट दबाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं क्लिक करके कट कर दूंगा और मुझे चाहिए यहाँ पर, यहाँ से। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें ये वाला हिस्सा नहीं चाहिए। तो अगेन मैं Q प्रेस करूँगा, Q प्रेस कर दिया, अपना कट हो चुका है और ये लास्ट का थोड़ा सा हिस्सा मुझे W दबा के हटा देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से मेरा फुटेज अभी प्ले हो रहा है, ठीक है। अभी सपोज मुझे अपने क्लिप की स्पीड बढ़ानी है, जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो मेरा फुटेज है मैं V दबा देता हूँ वापस से सिलेक्शन टूल पे। तो यहाँ पर मुझे ये जो है ना, ये मैं चाहता हूँ कि मैं इसकी स्पीड थोड़ी बढ़ाना चाहता हूँ या फिर कम करना चाहता हूँ, जो भी।
तो मैं इस पर राइट क्लिक करके ना यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन होगा स्पीड एंड ड्यूरेशन, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर हमारे पास परसेंटेज आ जाएगा कितना, अगर हमें स्पीड बढ़ाना है तो हमें परसेंटेज बढ़ाने पड़ेंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पर 150 कर देता हूँ तो अब ये 1.5 गुना ज़्यादा तेज़ी से चलेगा, और मैं इसको ओके कर दूंगा। तो देखो फुटेज छोटी हो गई। अब फुटेज छोटी क्यों है यहाँ पर, देखो अगर हम किसी भी चीज़ को अगर स्पीड बढ़ा देंगे, ठीक है, तो ऑफकोर्स वो जल्दी खत्म हो जाएगा। अगर कोई 2 मिनट की क्लिप है उसको हम डबल स्पीड में प्ले करते हैं तो ऑफकोर्स वो 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर अप्लाई हुई है। तो अभी मैं इसको अगर प्ले करूँगा तो देखना ये फास्ट चल रही है, अभी ये 1.5 गुना ज़्यादा तेज़ी से चल रही है, वो यहाँ पर लिखा भी है 150%। तो वापस मैं कमांड जी करके अंडू कर देता हूँ। तो आप समझ गए होंगे कि अभी हमें अगर स्लो करना है तो कैसे करना है, हमें बस अपने 100% को छोटा करना है। जैसे हमने 150 किया था, अगर स्लो करना है तो हमें 100% से उसको नीचे लेके आना है, जैसे 80%, 70%, जैसे जितना स्पीड आपको कम करना है। स्पीड एडजस्ट करने का ना एक टूल है जो कि बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है और सबसे ज़्यादा मैं वही यूज़ करता हूँ। सपोज हमारे पास एक क्लिप है, ठीक है, ये क्लिप मैं थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये जो गैप है ना ये फुलफिल हो जाए, लेकिन मुझे क्लिप का इतना ही हिस्सा चाहिए। तो मुझे अगर यहाँ तक इस क्लिप को लेके जाना है लेकिन इतना ही हिस्सा चाहिए, इसका मतलब हमें फुटेज को थोड़ा स्लो करना पड़ेगा ताकि वो धीरे धीरे प्ले होगा और यहाँ तक प्ले होगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पर ये जो 9.5 सेकंड तक है फुटेज, यहाँ पर हमें टाइम दिख रहा है, तो यहाँ तक प्ले हो। अब हमें यहाँ पर एक स्पीड कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि हमें अगर यहाँ तक ले जाना है तो हमें कितना स्पीड कम करना पड़ेगा। अब हम कैलकुलेट करते तो बैठेंगे नहीं कि हमें कितना परसेंटेज स्पीड कम करना पड़ेगा ताकि वो इतना जो टाइम है वो अकोमोडेट कर ले। हमारे पास इसका इफिशिएंट तरीका है करने का, जो कि एक टूल है जिसे हम कहते हैं रेट स्ट्रेच टूल। वो देखो हम यहाँ पर हमारे पास जो ये ऑप्शन है, यहाँ पर हम रेट स्ट्रेच टूल जिसका शॉर्टकट है R, तो हम यूज़ करेंगे R, जिससे हमारा रेट स्ट्रेच टूल एक्टिवेट हो जाएगा। और अगर मैं इसको क्लिक करके देखो ड्रैग करूँ ना, ऐसे छोड़ दिया, अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 68.03%, मतलब ये जो क्लिप है ना अभी 68% पे प्ले होगा, स्लो प्ले होगा। अभी इसको मैं प्ले करूँगा तो देखो ये धीरे धीरे प्ले हो रहा है। लेकिन इसका फ़ायदा क्या हुआ, हमें बहुत बार ऐसे ज़रूरत पड़ती है ना, हमारे पास छोटे से गैप्स बच जाते हैं, हमें अपने स्पीड को फास्ट या फिर स्लो करना होता है उस गैप के अकॉर्डिंग जितना हमारे पास टाइम अवेलेबल होता है। तो अब हम मैन्युअली तो लिखेंगे नहीं कि हमें इतना % कम करना है। तो रेट स्ट्रेच टूल यूज़ करने से यही फ़ायदा होता है कि हम उसे जस्ट हमें ड्रैग करना है, जिससे वो अपने आप कैलकुलेट कर लेगा कि अगर फुटेज को इतना लंबा प्ले करना है तो कितना हमें स्पीड रिड्यूस या फिर इंक्रीज करना है। तो चलो अब हमने बहुत बातें कर ली अपने टाइमलाइन और हमारे टूल बॉक्स के बारे में। अब हम बात करेंगे कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में जो हमारे हर फुटेजेस के साथ आती है। आपने यहाँ पर देखा होगा जब भी मैं यहाँ पर इन फुटेजेस को छोटा बड़ा कर रहा था, मैं इसको रेफर कर रहा था जो कि है इफेक्ट कंट्रोल पैनल। जैसे हम हमेशा सोर्स मॉनिटर पे खोल के रखते थे ना, हमारी डबल क्लिक करेंगे तो हमारे सोर्स मॉनिटर पे हमारे क्लिप्स आ जाते हैं। सिमिलरली हमारे इसके बगल में हमारे पास ये इफेक्ट कंट्रोल का ऑप्शन आता है। ये क्या करता है, हम अपने फुटेजेस में जब भी कोई इफेक्ट्स लगाते हैं ना तो उस इफेक्ट्स को यहाँ पर कंट्रोल करेंगे। जैसे कि हमारे पास अगर मैं वी को क्लिक करके अपने सिलेक्शन टूल पे आ जाता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर देखना हमारे पास पहले से कुछ इफेक्ट्स हैं जो यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं, जैसे मोशन में पोजीशन, स्केल, रोटेशन, एंकर पॉइंट। तो ये सारे जो इफेक्ट्स हैं ना ये हर फुटेजेस के साथ अवेलेबल रहेंगे। देखो यहाँ पर जिसमें मैं क्लिक करूँगा उसके साथ ये सारी प्रॉपर्टीज हमें दिखाई जाएगी। अब ये जो चीज़ें हैं ना ये हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब हम चीज़ों को एनिमेट करेंगे ना तो उसका बेस ही यही सब है। हम इन सब को चेंज करके ही एनिमेशन करते हैं। तो जैसे यहाँ पर हम सबसे पहले देखें तो हमारा पोजीशन दिखाया जा रहा है, जहाँ पर है 960 और 540। मतलब अगर हम इस फुटेज पे क्लिक करके यहाँ पर हम पोजीशन देख रहे हैं, इसका पोजीशन ये दिया हुआ है। ये जो पोजीशन है ना ये वाला, ये हमारा है, ये जो 2 नंबर है ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल नंबर्स हैं। मतलब अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, देखो मैंने क्या किया, इस पर क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ इधर उधर, तो हमारा फुटेज जो है वो हॉरिजॉन्टली चेंज हो रहा है। और सिमिलरली अगर मैं इसे वर्टिकली मूव करना चाहता हूँ तो मुझे इस वाले नंबर को मूव करना है। ये देखो इस वाले नंबर को चेंज करते ही हमारी फुटेज वर्टिकली चेंज हो रही है। तो ये हमारी पोजीशन बता रही है। तो सिमिलरली हमारे पास यहाँ पर स्केल आ जाता है। स्केल यानी सोचो क्या होगा, स्केल यानी ऑफ कोर्स हमारा फुटेज बड़ा छोटा होगा। तो अभी 100% है, अगर मैं इसको छोटा करना चाहूँगा, इसको मैं ड्रैग करके देखो जैसे नंबर छोटा हो रहा है हमारी फुटेज भी छोटी हो रही है। तो अगर मैं इसको 100% से बड़ा करूँगा और भी, तो देखो ये जूम हो रहा है, ठीक है। तो सिमिलरली हमारे पास रोटेशन है, रोटेशन में आप समझ गए होंगे ये रोटेट हो रहा है ऐसे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास एंकर पॉइंट। अब देखो एंकर पॉइंट क्या होता है, एंकर पॉइंट हर एक फुटेज का ना एक सेंटर पॉइंट होता है। अब जरूरी नहीं है कि इस फुटेज का सेंटर पॉइंट ये बीच में हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। देखो अगर मैं एंकर पॉइंट पे क्लिक करूँगा ना तो हमें यहाँ पर एक देखो छोटा सा यहाँ पर प्लस दिख रहा होगा, तो ये हमारा एंकर पॉइंट है।
तो ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एनिमेशन में बहुत ज़्यादा ये यूज़ होता है। तो जैसे मैं इसको यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पर लेके जाता हूँ एंकर पॉइंट से, अब हमारा जो क्लिप है उसका सेंटर पॉइंट ये बन चुका है, ठीक है। अब सपोज अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ तो पहले रोटेट कैसे हो रहा था, ये ऐसे रोटेट हो रहा था, राइट, बीच से रोटेट हो रहा था। अभी ये रोटेट यहाँ से होगा, देखो ये जो सेंटर पॉइंट है ना, तो अभी ये फुटेज हमारी कुछ इस तरीके से मूव करेगी, ऐसे ऐसे, ठीक है। अभी देखो रोटेशन को मैं मूव कर रहा हूँ, ये देखो हमारी फुटेज, आप समझ गए, हमारी एंकर पॉइंट से ही रोटेट हो रहा है, देखो, ठीक है। तो ये हमारी एंकर पॉइंट होती है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जब फ्यूचर में जब हम एनिमेशन करेंगे ना, तब एंकर पॉइंट का रियली बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो सिमिलरली हमारे पास यहाँ पर ओपेसिटी आ जाता है। ओपेसिटी आप समझ गए होंगे, यहाँ पर 100% ये फुल ओपेसिटी पे है। ये हमारी ट्रांसपेरेंसी को इफेक्ट करती है। जैसे मैं इसको कम कर दूंगा, ये देखो हमारी फुटेज ट्रांसपेरेंट हो रही है, ठीक है। अभी देखो अगर मैं इस क्लिप को इसके ऊपर लेके आता हूँ, अभी इसको मैं फुल कर देता हूँ, कहाँ गया, इस वाले फुटेज की मैं ट्रांसपेरेंसी फुल कर देता हूँ। अब मैं इस वाले जो ऊपर वाली फुटेज है ना, इसको मैं ट्रांसपेरेंट बनाऊंगा, तो इसका ओपेसिटी मुझे कम करना पड़ेगा। ये देखो ड्रैग करके मैं कम कर रहा हूँ, तो नीचे वाली फुटेज मुझे दिख रही है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ब्लेंड मोड्स आ जाते हैं। ब्लेंड मोड क्या होता है? ब्लेंड मोड ना, लाइक सपोज हमारे पास एक ऊपर फुटेज है, नीचे वाले फुटेज के साथ वो कैसे इंटरेक्ट करेगा, ब्लेंड मोड वो डिसाइड कराता है। और वो मैं आपको एग्जांपल से करके दिखाऊंगा कि ब्लेंड मोड मैं कैसे यूज़ करूंगा। तो अभी उसके बारे में कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं वापस इसको चेंज कर देता हूँ, इसको मैं, अब मुझे ये सारे जो सेटिंग्स थे ना, मुझे रीसेट करने हैं, जैसा था वैसे ही करना है। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर ये गोल एरो बने हुए हैं, मैं बस उनको क्लिक करूँगा तो सारे वैल्यूज़ रीसेट हो जाएंगे, ठीक है। क्या रीसेट नहीं हुआ, ये रीसेट नहीं हुआ है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से मैं रीसेट कर सकता हूँ। तो ये ऐसे कुछ इफेक्ट्स थे जो हमारे सारे क्लिप्स के साथ पहले से अवेलेबल रहते हैं। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पर ये ऑडियो से रिलेटेड भी कुछ इफेक्ट्स है, जैसे यहाँ पर वॉल्यूम है, चैनल वॉल्यूम है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि हमें एक्स्ट्रा इफेक्ट्स ऐड कैसे करने हैं। देखो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे टैब्स थे, राइट। यहाँ पर अगर मैं डबल एरो पे प्रेस करूँगा, यहाँ पर हमारे पास इफेक्ट्स वाला पैनल आ जाएगा, जिसको मैं क्लिक करके हमारे पास यहाँ पर देखो इतने सारे इफेक्ट्स हैं अवेलेबल। यहाँ पर हमारे पास ऑडियो इफेक्ट्स है, ऑडियो ट्रांजिशंस है, वीडियो इफेक्ट्स और वीडियो ट्रांजिशंस। तो जो इफेक्ट्स और ट्रांजिशंस होते हैं ना, वो दोनों चीज़ हम यहाँ से अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने वीडियो इफेक्ट्स के बारे में। यहाँ पर बहुत सारे फोल्डर्स बने हुए हैं, उसके अंदर देखो ऐसे एरो को मैं ओपन करूँगा तो हमारे पास इतने सारे इफेक्ट्स भरे पड़े हैं यहाँ पर। अभी फिलहाल एग्जांपल के लिए मैं आपको इफेक्ट दिखाना चाहता हूँ। आपने देखा है कि जब हमारे जो मूवीज़ होती हैं उसमें से ऊपर और नीचे से फ्रेम आती है, जिससे हमें एक सिनेमैटिक फील मिलता है, तो मैं वो अप्लाई करूँगा अपने फुटेज पे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर सर्च करूँगा क्रॉप। यहाँ पर सर्च करके मैं उस इफेक्ट को ला सकता हूँ। तो इसको क्लिक करके मैं ड्रैग कर दूंगा। देखो मैंने क्लिक किया और उसको ड्रैग कर दूंगा अपने फुटेज के ऊपर। फुटेज के ऊपर ड्रैग करके मैं छोड़ दूंगा। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ है, हमारा यहाँ पर ओपेसिटी पे खत्म हो गया था पहले। मैं कमांड जी करता हूँ, देखो हमारा ओपेसिटी लास्ट था, फिर टाइम रीमैपिंग लास्ट था। लेकिन जैसे मैं क्रॉप को लेके आके यहाँ पर ड्रैग करूँगा ना, तो देखो हमारा क्रॉप का जो एक्स्ट्रा इफेक्ट, हमने अब एक्स्ट्रा इफेक्ट ऐड किया ऑन टॉप ऑफ जो हमारे पास पहले से इफेक्ट्स अवेलेबल थे। तो अभी मैं यहाँ पर क्या करूँगा, टॉप से मैं एक फ्रेम लेके आऊँगा। तो यहाँ पर मैं सेम, हमें बस यहाँ पर भी वही वैल्यू से चेंज करने हैं। मैं यहाँ पर 10% रखता हूँ। तो जैसे आपने देखा है ना मूवीज़ में ऊपर और नीचे से फ्रेम्स आते हैं, तो सिमिलरली हम यहाँ पर भी बॉटम से भी लेकर आते हैं 10%। बहुत मुश्किल है एडजस्ट करना, और हालांकि आप यहाँ पर क्लिक करके टाइप भी कर सकते हो, जैसे 10 करके एंटर कर दूंगा तो भी काम बन जाएगा। तो देखो यहाँ पर मैं एक इफेक्ट लेके आ गया हूँ। मैं प्ले करूँगा तो देखो जो इफेक्ट है यहाँ पर अप्लाई हो गया है। तो यहाँ पर आपको ऐसे बहुत सारे इफेक्ट्स मिल जाएंगे। मैं चाहूँगा कि आप उनको ओपन करके एक्सप्लोर करो कि किन किन इफेक्ट से क्या क्या होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांजिशंस के बारे में। देखो ट्रांजिशंस ना एक फुटेज से हम दूसरे फुटेज में कैसे मूव करेंगे उसको डिफाइन करती है। तो अगर मैं यहाँ पर इसको कैंसिल करूँ और मैं अपने जाऊँ वीडियो ट्रांजिशन पे, यहाँ पर मैं डिज़ोल्व ओपन करता हूँ, तो हमारे पास कुछ ट्रांजिशंस दिख जाएंगे, जिसमें से मैं फिल्म डिज़ोल्व यूज़ करूँगा। ये मैं ड्रैग करके, सिमिलरली जैसे हमने इफेक्ट्स अप्लाई किया था वैसे हमें ट्रांजिशन को भी क्लिक करके ड्रैग करके उसे ड्रॉप करना है। लेकिन इसे ड्रॉप कहाँ करना है, सोचो ज़रा। ट्रांजिशंस कहाँ पर अप्लाई होता है? ट्रांजिशन ना दो वीडियोज़ के, दो क्लिप्स के बीच में अप्लाई होता है। तो मुझे भी ट्रांजिशन को इन दो क्लिप्स के बीच में ले आके ड्रॉप करना है। देखो जैसे मैं यहाँ पर ड्रॉप कर दूंगा ना इसको, तो देखो यहाँ पर ट्रांजिशन लग चुका है। तो अभी मैं इसको प्ले करूँगा, ये देखो यहाँ से प्ले कर रहा हूँ, तो देखो कैसे स्मूथ सा ट्रांजिशन आया। हम इस ट्रांजिशन की लेंथ बड़ी छोटी भी कर सकते हैं। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया है, अब इसको मैं बड़ा कर दूंगा। बड़ा मतलब अब ये जो ट्रांजिशन है ये यहीं से शुरू हो जाएगा। ये देखो अभी बहुत स्लो ट्रांजिशन होगा, ये देखो यहीं से शुरू हो गया था वो,
हम इसे फास्ट भी कर सकते हैं, हमें बस इसको छोटा करना है। ये मैं ड्रैग करके छोटा कर देता हूँ। अब देखना बहुत जल्दी से ट्रांजिशन हो जाएगा। ये देखो कुछ इस तरीके से हम अपने ट्रांजिशन को अप्लाई कर सकते हैं। तो अब बात आती है कि हमें ट्रांजिशन को क्विकली अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि हमारे पास तो बहुत सारे कट्स रहेंगे। अब जैसे हम यहीं पर देख लो, अगर हमारे पास 1 2 3 कट ऑलरेडी आ चुके हैं, तो मैं क्या सबको एक एक करके ड्रैग करके सब पे ड्रॉप करूंगा? नहीं, ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है। हमें क्या करना है, इसको मैं हटा देता हूँ, क्लिक करके डिलीट कर दूंगा, हट जाएगा। हम बस हमें जिन जिन पे ट्रांजिशन चाहिए उसको ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, शिफ्ट दबा के डी प्रेस करना है, शिफ्ट और डी प्रेस करना है। तो देखो सब में ट्रांजिशन लग चुका है। वीडियो तो छोड़ो, ट्रांजिशन ऑडियो में भी लग चुका है। तो अभी एक बात हमने नोटिस की, मैंने तो उसको बोला ही नहीं कि तुम फिल्म डिसॉल्व लगाओ, क्या पता मुझे चाहिए था डिप टू ब्लैक। इसने फिल्म डिसॉल्व ही क्यों लगाया है? वो इसलिए लगाया है क्योंकि ये डिफॉल्ट ट्रांजिशन है। जैसे अगर मैं कमांड Z कर देता हूँ और यहाँ पर डिप टू ब्लैक है ना, इसको क्लिक करके राइट क्लिक करके सेट सिलेक्टेड एज डिफॉल्ट ट्रांजिशन करता हूँ। मैंने क्लिक कर दिया। अभी अगर मैं शिफ्ट और डी प्रेस करूँगा ना, तो देखो डिप टू ब्लैक लगा हुआ है ट्रांजिशन में। तो कुछ इस तरीके से हम अपने फुटेज में ट्रांजिशंस लगा सकते हैं। तो अभी हमने अपने वीडियो में ट्रांजिशंस और इफेक्ट्स लगाने सीख लिए हैं। अब मैं चाहता हूं ना कि ये जितने भी फुटेज है मेरे पास, मैं इन सब से मिलाकर एक सिंपल सा म्यूजिक वीडियो बनाऊं। तो आपने देखा होगा कि जो हमारे म्यूजिक वीडियो में बहुत बार लिरिक्स प्ले हो रहे होते हैं साइड बाय साइड। तो मैं इसमें क्या करूंगा, जो हमारे लिरिक्स है उसको मैं पोजीशन और स्केल के हिसाब से एनिमेट करूंगा। मतलब जैसे हमारी वीडियो प्ले होगी तो हमारे जो लिरिक्स है वो अपना पोजीशन और स्केल यानी उसका साइज चेंज करेगा। तो ये करने के लिए हम की फ्रेम्स का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं प्रीमियर प्रो की तरफ और देखते हैं हाउ टू डू एनिमेशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मैं कुछ क्लिप्स को लेके आ गया हूँ और उसको मैंने एक पर्टिकुलर वे में अरेंज कर दिया है। एंड उसके ऊपर मेरे पास ये लिरिकल वीडियो है, जहाँ पर आप देख रहे हो, अगर मैं इसको स्क्रॉल करूँ आगे पीछे तो आप देखो यहाँ पर लिरिक्स प्ले हो रही है। ऊपर वाले ये जो छोटा सा दिख रहा है ना, ये फुटेज ये वाला है जिससे हमारे लिरिक्स प्ले हो रही है। अब मैं चाहता हूँ कि जब हमारी ये फुटेज प्ले होगी तो ये जो लिरिक्स है ना, ये अपनी पोजीशन चेंज करे और अपनी स्केल, अपनी जो साइज़ है वो भी चेंज करे। जैसे अगर स्टार्टिंग में देखूँ तो मैं चाहता हूँ कि लिरिक्स पहले यहाँ से यहाँ पर आए, फिर धीरे धीरे जब ये फुटेज प्ले होगी, ये जैसे यहाँ पर जूम हुआ ना, तो सिमिलरली मैं चाहता हूँ कि मेरी जो लिरिक्स है वो भी थोड़ा बड़ा हो जाए, ताकि जो वीडियो और जो लिरिक्स है एक दूसरे को सपोर्ट करे। तो उसके बाद थोड़े अगर आगे और जाऊंगा, यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर फिर जूम आउट हुआ है, तो यहाँ पर मैं चाहूँगा कि मेरा जो लिरिक्स है वापस से छोटा हो जाए और थोड़ा सा पोजीशन शिफ्ट करे। एंड उसके आगे देख सकते हो यहाँ पर कंटिन्यू होगा और फिर लास्ट में आप देखोगे तो अब मुझे लिरिक्स यहाँ से मूव करके यहाँ पर चाहिए होगा। तो अभी इसी चीज़ को हम शुरुआत से लास्ट तक एनिमेट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने ब्लैक बैकग्राउंड को हटाने से। आपको दिख रहा है यहाँ पर जो ये क्लिप है ना, इसके पीछे एक ब्लैक बैकग्राउंड बना हुआ है। अभी थोड़ी देर मैंने आपको एक चीज़ दिखाई थी जो कि था ब्लेंड मोड्स। ब्लेंड मोड्स क्या होता है? ब्लेंड मोड्स ना हमारी जो ऊपर वाली क्लिप है और नीचे वाली क्लिप है, वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कैसे करेगी वो डिफाइन करता है। जैसे आप देख रहे हो हमारे पास ये वाली जो क्लिप है और उसके नीचे ये वाली क्लिप है, तो यहाँ से मुझे ये ब्लैक वाला जो हिस्सा ना ये हटाना है। तो मैं इसका जो ब्लेंड मोड है ना, देखो मेरा ये वाला क्लिप सिलेक्टेड अभी, ठीक है। अभी मैं इसका जो ब्लेंड मोड है वो चेंज कर दूंगा स्क्रीन में। तो जैसे मैं इसे स्क्रीन में चेंज कर दूंगा ना, देखना क्या होता है। ये देखो सिर्फ टेक्स्ट लिखा हुआ है मेरे पास। अभी इसको पढ़ा करता हूँ, ये देखो सिर्फ टेक्स्ट लिखा हुआ है और जो ब्लैक वाला पार्ट था वो हट चुका है। तो यहाँ पर हमारे पास और भी बहुत सारे ब्लेंड मोड्स हैं। तो जैसे जैसे आप प्रीमियर प्रो में काम करोगे ना, आपको धीरे धीरे पता चलता जाएगा कि हमें कौन सा सिचुएशन में कौन सा ब्लेंड मोड यूज़ करना है। तो फिलहाल तो हमारा स्क्रीन से काम बन रहा है, तो मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगा। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना एनिमेशन। तो यहाँ पर हमारे पास स्टार्टिंग में ये जो हमारा लिरिक्स है यहाँ पर आ रहा है, लेकिन हमें यहाँ नहीं चाहिए, इसकी पोजीशन हमें यहाँ पर करनी है। मैंने आपको बताया था पोजीशन हम चेंज कैसे करते हैं। ये देखो पोजीशन यहाँ पर दिया हुआ है, तो मैं मोशन पे क्लिक करूँगा और इसको ड्रैग करके यहाँ पर लेके जाऊँगा। तो मुझे ये यहाँ पर चाहिए, ठीक है, स्टार्टिंग के लिए ठीक है। अब ये धीरे धीरे प्ले होगा और यहाँ पर मैंने बोला था मेरे को ये थोड़ा जूम चाहिए, है ना। तो इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ, यहाँ पर कर देता हूँ। और हाँ, अब मुझे यहाँ से यहाँ के बीच में एक एनिमेशन चाहिए जहाँ पर ये थोड़ा सा जूम हो जाए। तो अब देखना अब कैसे हम इसे जूम करेंगे। अब मैंने क्या बोला, मुझे इसे जूम करना है, इसका मतलब मुझे इसके स्केल को इफेक्ट करना है। तो जैसे आप देख सकते हो, मैं ऑल्ट और माउस स्क्रॉल करके इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ ताकि मुझे दिखे। और यहाँ पर तो मुझे यहाँ से चाहिए कि इस पोजीशन से इस पोजीशन के बीच में, मतलब जब मेरा टाइमलाइन यहाँ पर होगा तब ये बड़ा हो जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर स्केल वाले, यहाँ पर आपको स्टॉप वॉच बना होगा, देखो
इसको मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर एक की फ्रेम बन जाएगा। अब की फ्रेम क्या होता है? की फ्रेम ना एक पर्टिकुलर टाइम पे एक पर्टिकुलर वैल्यू को स्टोर करता है। इसका मतलब जैसे हमारा की फ्रेम अभी यहाँ पर है, मतलब ये इस टाइम में एक पर्टिकुलर वैल्यू जो कि ये 124 को स्टोर करके रख रहा है। अभी थोड़ी देर बाद जैसे मैं इसको आगे करता हूँ, ये देखो हमारा टाइमलाइन, मैंने क्या बोला, मुझे यहाँ पर बड़ा चाहिए, तो ये मैंने टाइम चेंज की यहाँ पर। अब यहाँ पर मुझे एक और की फ्रेम चाहिए जहाँ पर हमारा ये जो स्केल है, ये जो हमारा लिरिक्स है, इसका साइज बड़ा हो। तो मैं यहाँ पर बड़ा करूँगा, इसको ड्रैग करके, देखो ड्रैग करके बड़ा कर सकता हूँ। अब देखो हमारा ये थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा मैं कैंसिल करता हूँ जहाँ पर क्लियर दिखे। ये देखो नज़रों तक लेके आया। अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं बड़ा करूँ। देखो जैसे मैं बड़ा करूँगा ना, यहाँ पर एक और की फ्रेम बनेगा। तो ये मैं बड़ा कर रहा हूँ। ये देखो आपको हमें 2 की फ्रेम दिख रहे हैं। इसको थोड़ा जूम करता हूँ। ये देखो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे इस वाले की फ्रेम में 161 जो वैल्यू है वो सेव्ड है, और हमारे इस वाले की फ्रेम में 124 की वैल्यू सेव्ड है। और हम आगे पीछे की फ्रेम में इन बटन्स के मदद से जा सकते हैं। तो ये जो 2 की फ्रेम है ना, इनके बीच में जो वैल्यूज हैं वो धीरे धीरे ग्रेजुअली बड़ी होंगी। तो ये देखो जैसे मैं आगे करूँगा ना, जैसे मैं टाइमलाइन को आगे लेके जाऊँगा, इस 124 को देखना क्या होता है, ये धीरे धीरे बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते 161 जहाँ पर हमने दूसरा की फ्रेम सेट किया था वहाँ तक पहुँच जाएगा। तो अब यहाँ पर एक बात सोचो, अगर 2 की फ्रेम के बीच में दूरियाँ ज़्यादा हो तो क्या होगा? इसका मतलब एनिमेशन को होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, इसका मतलब एनिमेशन स्लो होगा। सिमिलरली अगर 2 की फ्रेम पास होंगे, मतलब एनिमेशन होने में ज़्यादा टाइम नहीं है, तो हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो जल्दी जल्दी चेंज होंगी, तो इससे हमारा एनिमेशन फास्ट हो जाएगा। तो अभी देखो जो हमने इतना एनिमेट किया है ना, अभी उसी को प्ले करके देखते हैं यहाँ से। अब इसको नज़र देना, ये बड़ा होना चाहिए, ठीक है? तो हम यहाँ से प्ले करते हैं। ये देखो हल्का सा बड़ा हुआ, देखा? अगर आपको दिख नहीं रहा है कि क्या हुआ, तो मैं इसको जानबूझ के थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ा दूंगा, जो कि सेंस नहीं बनाएगा, लेकिन हमें समझने के लिए ज़रूरी है। अब यहाँ पर ना की फ्रेम में थोड़ा ज़्यादा बड़ा करता हूँ ताकि हमें डिफरेंस दिखे, ठीक है? तो यहाँ से मैं प्ले करूँगा वापस। अब देखना कितना बड़ा हो जाएगा वो। ये देखो, देखा कितना बड़ा आ गया है। तो अभी मैं वापस इसको Ctrl+Z दबा के छोटा कर देता हूँ। अभी नॉर्मल है। यहाँ से हमारा एनिमेशन शुरू होगा। ठीक है, बहुत सटल से मैंने एनिमेशन किया है। अब हम पोजीशन को चेंज करेंगे। देखो जैसे हमने स्केल को चेंज किया है, वैसे सिमिलरली हम पोजीशन को भी चेंज कर सकते हैं। अब देखो थोड़ा सा आगे जाता हूँ, यहाँ पर इतना ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ से हटकर ये नीचे की तरफ आ जाए और थोड़ा छोटा हो जाए, ठीक है? तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जैसे ही चेंज होगा ना, तो यहाँ से चेंज होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको वापस से क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर ना मुझे एक और की फ्रेम चाहिए पोजीशन का, तो मैं पोजीशन वाले में क्लिक करूँगा। अब जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक कर लिया ना, इस की फ्रेम में बताओ क्या होगा, इस की फ्रेम में ये जो 2 वैल्यूज़ है ये सेव्ड हो गई। अभी मैं थोड़ा आगे लेके जाता हूँ, आगे यहाँ पर मुझे इसकी पोजीशन चेंज करनी है, राइट? तो अभी यहाँ पर एक और की फ्रेम बनाऊंगा जिसकी वैल्यू अलग होगी। मतलब अगर मैं मोशन को क्लिक करके इसको ड्रैग करके यहाँ लेके जाता हूँ, ये देखो अभी यहाँ पर जो की फ्रेम बना है ना, उसकी वैल्यू ये है, और हमारे पास जो पहले वाली की फ्रेम थी उसकी वैल्यू ये थी, दोनों अलग अलग है। अब देखना जैसे मैं यहाँ से प्ले करूँगा, हमारे लिरिक्स मूव होगी। देखो प्ले कर रहा हूँ, ये देखो मूव हुआ। तो कुछ इस तरीके से हम अपने पोजीशन को भी एनिमेट कर सकते हैं। तो अब ये ठीक है, और मैं चाहता हूं कि यहाँ पर इसकी जो साइज़ है वो भी थोड़ी कम हो जाए। तो यहाँ पर मैं अपने साइज़ को भी अफेक्ट करना चाहता हूँ। तो जैसे हमने इस वाले की फ्रेम में, आपको याद होगा, हमने साइज़ को बड़ा किया था, तो यहाँ पर मुझे छोटा भी करना पड़ेगा उसको। तो अभी मैं एक आपको बात बताऊँगा, ये बहुत ध्यान से देखना। बहुत जन क्या करते हैं, यहाँ पर सपोज मुझे यहाँ से इसकी जो साइज़ है वो छोटी करनी है, तो बहुत जन क्या करते हैं, यहीं से इसको छोटा कर देते हैं ऐसे करके, ठीक है? छोटा कर देंगे। इससे प्रॉब्लम पता क्या होगा, तो जब हम यहाँ से प्ले करेंगे ना, ये देखो ये क्या होगा, यहीं से छोटा होने लग जाएगा। आपको समझ में आया क्या हुआ? मैं इसको बहुत ज़्यादा छोटा कर देता हूँ। मैं सारी चीज़ आपको यहाँ पर एक्सट्रीम करके दिखाऊंगा ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए। तो इसको मैं इतना छोटा कर देता हूँ। अभी जब इसको प्ले करोगे ना, तो इस वाले की फ्रेम के बाद ही ये छोटा होना शुरू हो जाएगा। देखो यहीं से छोटा होना शुरू हो गया वो, लेकिन हमें तो यहाँ से स्टार्ट करना था छोटा करना, और यहाँ पर छोटा करना है। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें पता क्या करना है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि इसके बाद यहाँ पर जब इस पोजीशन पर आएगा ना,
देखो इस पोजीशन पे आएगा, यहाँ पर मुझे एक और की फ्रेम सेट करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं क्लिक करके एक और की फ्रेम रखूंगा जिस की फ्रेम की वैल्यू सेम होगी इस की फ्रेम के वैल्यू से। मतलब हमारे पास जो ये वाला की फ्रेम है ना, ये देखो इस पर क्लिक करता हूँ 161 वैल्यू थी, और इस वाले की फ्रेम पे भी वही वैल्यू होनी चाहिए हमारे पास 161, ताकि वहीं से हमारा एनिमेशन स्टार्ट हो। मतलब इन अगर सोचो यहाँ पर 161 है और यहाँ पर भी 161 है, तो इनके बीच में जो टाइम इंटरपोलेशन होगा वो एनिमेशन क्या ही होगा, वो कांस्टेंट रहेगा, 161 से 161 कांस्टेंट रहेगा। लेकिन हमने पहले क्या किया था, यहाँ पर जो की फ्रेम थी उसकी वैल्यू हमने छोटी रख दी थी, तो इसलिए यहाँ पर सपोज 161 है और यहाँ पर 100 है, तो यहाँ से जब वो एनिमेशन जाएगा ना तो 161 से वो 100 होने लग जाएगा, मतलब साइज छोटे होने लग जाएगा वहीं से, जो कि हमें नहीं करना है। अब हमें यहाँ पर एक और की फ्रेम चाहिए, मैं नेक्स्ट करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैं एक और की फ्रेम सेट करूँगा जिसकी साइज़ छोटी होगी इतनी, ठीक है। अब दिख रहा है इतना आ रहा है, तो अभी मैं इसको प्ले करता हूँ। देखो प्ले करते ही ये धीरे धीरे यहाँ बड़ा था, धीरे धीरे मूव भी हुआ, उसके साथ साथ साइज़ उसकी छोटी भी हो गई। तो जैसे आपने देखा हम इन स्टॉप वॉच की मदद से हम एनिमेट कर सकते हैं। तो हम ये चीज़ किसी भी इफेक्ट के साथ कर सकते हैं। तो जैसे हम इफेक्ट में जाता हूँ, मेरा इफेक्ट कहाँ गया, इफेक्ट यहाँ पर मैं कोई भी वीडियो इफेक्ट लेता हूँ और यहाँ से मैं अगर ब्लर ले लेता हूँ, ठीक है, BLUR, कोई भी इफेक्ट उठा सकते हो, ठीक है। तो मैं गॉसियन ब्लर लेके अपने इसमें डालता हूँ, तो अब देखो यहाँ इनके सामने भी की फ्रेम्स बनी हुई है, मतलब हम इनको भी एनिमेट कर सकते हैं। तो ऐसे आपके पास जितने भी इफेक्ट्स हैं ना, जहाँ पर भी स्टॉप वॉच आपको दिखेगा, मतलब आप उस चीज़ को एनिमेट कर सकते हो। एंड मैं आपको एक और बार करके दिखाऊंगा। जैसे लास्ट में जब ये फुटेज चेंज हो रहा है यहाँ से, मैं चाहता हूँ कि यहाँ से अब ये यहाँ पर चले जाए, सिंपल। आप देखो इसको फटाफट फटाफट करूँगा मैं। तो यहाँ पर जैसे हमारे पास ये भर दिया लिखा आया है, इसके बाद यहाँ पर मैं एक और पोजीशन चेंज करनी है हमें, राइट, या मैं एक और की फ्रेम बनाऊंगा जहाँ पर ये पोजीशन सेट हो जाएगा। अब थोड़ी देर बाद मुझे यहाँ पर इसका पोजीशन चेंज करना है, तो मैं मोशन पर क्लिक करके इसको ड्रैग करके यहाँ लेके जाऊँगा, मुझे इसकी पोजीशन यहाँ चाहिए, ठीक है। तो ये तो एनिमेट हो गया। एंड मुझे स्केल भी बढ़ानी है यहाँ पर, तो वापस मैं पिछले वाले फ्रेम पे जाऊँगा, इसमें जाता हूँ एंड यहाँ पर मुझे अगेन इसका जो स्केल का साइज़ था वो मुझे फिक्स करना है। ये ठीक है 91 पे था, तो 91 पे ही रखना है, फिक्स हो गया 91 पे। अब यहाँ पर मुझे थोड़ा ये बड़ा चाहिए, यहाँ पर थोड़ा बड़ा चाहिए इसका साइज़, तो इतना बड़ा कर देता हूँ। अब मैं इसको प्ले करूँगा तो देखो उसका साइज़ बड़ा हो गया, यहाँ से वहाँ पर भी मूव हो रहा है और वो बड़ा भी हो रहा है। लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस की, हमारी जो एनिमेशन था ना ये बहुत ज़्यादा स्लो हो रहा है और कोई फ्लो भी नहीं है इसका, मतलब ये एक कांस्टेंट स्पीड पे जा रहा है जो कि बहुत अननेचुरल लगता है। तो चलो अभी हम इसके स्पीड को कंट्रोल करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्पीड ग्राफ। तो वापस मैं अपने पहले फुटेज पे आता हूँ, यहाँ पर मैं प्ले करता हूँ, ये देखो यहाँ से ये थोड़ा बड़ा हुआ एंड बहुत कांस्टेंट स्पीड पे नीचे आया। अब इसका स्पीड को हमें कंट्रोल करना है कैसे, यहाँ पर आपको दिख रहा है यहाँ पर हमारे पास ये एरोज बने हुए हैं। अगर मैं इसको क्लिक करूँगा ना हमारे पास ये ग्राफ्स आ जाएंगी जिसे हम कहते हैं स्पीड ग्राफ, और मैं टिल्डा की प्रेस करके इसको बड़ा कर देता हूँ। इसका मतलब पता है क्या है, अब ये कांस्टेंट स्पीड पर चल रही है, अब इसका स्पीड जो है अचानक से बढ़ जाता है, फिर एक कांस्टेंट स्पीड से आगे बढ़ती है एंड अगेन स्पीड कम हो जाता है। तो हम चाहते हैं इसकी जो स्पीड है ना वो धीरे से बढ़े एंड धीरे से कम हुए। तो हमें एक ऐसा ट्रायंगल जैसा कर्व चाहिए, एक पिरामिड जैसा कर्व चाहिए। तो उसको हम चेंज करेंगे कैसे, मैं जैसे अपने की फ्रेम पे क्लिक करता हूँ ना हमारे पास ये हैंडल्स आ जाएंगे। चलो मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ, यहाँ पर मैं ड्रैग करता हूँ, ये देखो हमारे पास ये हैंडल्स आ गए हैं। इसको मैं क्लिक करके अगर ऐसे लेके जाता हूँ ना, देखो इन हैंडल की मदद से हम इसकी स्पीड को कंट्रोल करेंगे। ये मैं ड्रैग करके ऐसे लाता हूँ, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से अभी मैंने क्या किया, इसकी स्पीड अभी मैं देखो की फ्रेम को आगे लेके जाता हूँ तो आपको समझ में आएगा क्या हो रहा है। इसकी स्पीड धीरे से बढ़ेगी, धीरे से कम होगी। ये देखो इसको मैं सेम लेवल पे लेके आ जाता हूँ। अभी आप एनिमेशन देखना कैसे होगा, टिल्डा की प्रेस करता हूँ, अब एनिमेशन देखना ये कैसे नीचे आएगा, देखना, देखा इसकी स्पीड अभी कांस्टेंट नहीं थी, ये धीरे से स्पीड पकड़ता है और धीरे से रुक जाता है। तो सिमिलरली अगर मैं इसको पास कर देता हूँ, क्योंकि एनिमेशन मुझे बहुत स्लो लग रहा है तो इसको पास करता हूँ, अभी ये जल्दी होगा। अब देखो प्ले करता हूँ मैं इसको, ये देखना थोड़ा फास्ट हुआ, इसको और फास्ट कर सकते हैं, इसको मुझे पास लाना है ऐसे। अब प्ले करता हूँ, अब देखना बहुत फास्ट होगा, ठीक है। तो सिमिलरली हम इसके साथ भी करते हैं, यहाँ पर भी मैं इसको थोड़ा पास लेके जाऊँगा और इनको ट्रैक करके इन हैंडल की मदद से
मैं इसको स्मूथ कर दूंगा एनिमेशन को। तो अभी प्ले करके देखते हैं कैसा लग रहा है। ये है, अब प्ले करता हूँ, ये देखो पहले जैसे कांस्टेंट स्पीड में जा रहा था, अब ये धीरे से स्पीड पकड़ता है और धीरे से रुक जाता है। ये देखो अब कितना स्मूथ लग रहा है एनिमेशन, है ना। देखा है ना ये कमाल की चीज। तो कुछ इस तरीके से हम चीजों को एनिमेट कर सकते हैं। फाइनली हमने अपने पूरे वीडियो को एडिट कर लिया है। अब वक्त आ चुका है उसे एक्सपोर्ट करने का और पूरे दुनिया को दिखाने का। प्रीमियर प्रो में हम एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, चलिए जल्दी से देख लेते हैं। तो हमारे सामने ये टाइमलाइन खुली हुई है जिसको हमें एक्सपोर्ट करना है। अब एक्सपोर्ट करने के लिए ना सबसे पहले हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा कि हमें टाइमलाइन में कितना हिस्सा एक्सपोर्ट करना है। तो मैं चाहता हूँ कि ये पूरा ही हिस्सा मुझे एक्सपोर्ट करना है। तो मैं सबसे पहले टाइमलाइन के स्टार्टिंग में जाऊंगा। ये देखो स्टार्टिंग में आ गया। यहाँ पर मुझे इन पॉइंट डालना है। मैंने आपको बताया था कि हमें इन पॉइंट कैसे डालना होता है, बाई प्रेसिंग आई। तो यहाँ पर आई प्रेस करके ही यहाँ पर इन पॉइंट लग जाएगा। तो सिमिलरली मुझे यहाँ पर लास्ट में जाना पड़ेगा। ये देखो लास्ट में, यहाँ पर मैं लास्ट में आ चुका हूँ। यहाँ पर मुझे आउट पॉइंट देना है, तो मैं आउट पॉइंट ओ दबा के कर दूंगा। एंड यहाँ पर मैंने अपने टाइमलाइन को सिलेक्ट कर लिया है। अब मुझे एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आपको ऊपर दिख रहा होगा, यहाँ पर एक्सपोर्ट लिखा हुआ है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप कभी भी इस पर क्लिक ना करो, आपको हमेशा शॉर्टकट यूज़ करना है जो कि है कंट्रोल और एम। तो जैसे ही मैं कंट्रोल और एम प्रेस कर दूंगा, हम देखो अपने एक्सपोर्ट वाले विंडो में आ चुके हैं। अब यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें दिख रही होंगी जिसमें से ज़्यादा चीज़ों को आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। आपको बस अपना फाइल का नाम चेंज करना है, जो कि यहाँ पर है, मैं डाल देता हूँ सेकेंडली मुझे यहाँ पर इसका लोकेशन डालना पड़ेगा जो कि डी सही है, मुझे डी में डालना है। यहाँ पर आ जाता है हमारे पास प्रीसेट। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको मैच सोर्स एडॉप्टिव हाई बिट रेट पे ही रखो फॉर बेस्ट क्वालिटी। उसके बाद यहाँ पर फॉर्मेट आ जाता है जो कि हमारा बेसिकली इनकोडर्स होते हैं। तो जनरली सब लोग H.264 यूज़ करते हैं क्योंकि यही सबसे कंप्रेस्ड फाइल सबसे हाई क्वालिटी में देता है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम वीडियो को ओपन करें तो यहाँ पर मैं मोर पे क्लिक करूँगा। यहाँ पर लिखा होगा आपके पास रेंडर एट मैक्सिमम डेप्थ, इसको मैं टिक करूँगा। यूज़ मैक्सिमम रेंडर क्वालिटी, इसको भी टिक करूँगा। बस मुझे वीडियो में बस ये दो ही चेंज करने दे। मैं इसको वापस बंद कर दूंगा। और यहाँ पर हमारे पास आ जाता है ऑडियो। ऑडियो में ना यहाँ पर जो हमारा बिट रेट रहता है, ये मैं चाहता हूँ कि आप इसको मैक्सिमम रखो, जितना भी आपको मैक्सिमम अवेलेबल रहेगा ना, जो कि टिपिकली 320 होता है। तो यहाँ पर भी मुझे 320 दिखा रहा है, लेकिन मैं अगर इसको क्लिक करूँगा ना तो यहाँ पर मुझे 512 बिट का भी ऑप्शन दे रहा है। इससे होता क्या है, जितना ज़्यादा बिट रेट आप यूज़ करोगे ना, उतनी ज़्यादा आपकी ऑडियो क्रिस्प रहेगी, उतनी क्लियर रहेगी, लेकिन उसकी साइज़ थोड़ी सी बढ़ भी जाती है। लेकिन ज़्यादातर सिचुएशंस में 320 इज़ द बेस्ट ऑप्शन, उससे ऊपर आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब सेटिंग करने के बाद हमें और कुछ भी नहीं करना है, हमें बस अपना एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा तो हमारा वीडियो उसके बाद एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगा। अब नाउ डिपेंडिंग अपॉन कि आपका जीपीयू कितना है, तो उसके हिसाब से वो उतना टाइम लेगा। अगर आपका जीपीयू बहुत अच्छा है तो फिर कम टाइम में आपका वीडियो रेंडर हो जाएगा, वरना तो कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, फाइनली आपने प्रीमियर प्रो का पूरा बेसिक सीख लिया है, जहाँ पर हमने वर्कस्पेस, सीक्वेंस, प्रोजेक्ट, विंडो, ट्रांजिशंस और इफेक्ट्स और एनिमेशन कैसे करते हैं, इन सब को देखा है। तो मैं चाहूंगा कि आपके पास फोन, कैमरा या फिर जो कुछ भी है उसको उठाओ वीडियो लेने के लिए।
एंड उससे आप अमेजिंग शॉट्स लो और उसको देखो कि उससे आप क्या क्या एडिट कर सकते हो और क्या क्या अमेजिंग चीज बना सकते हो। एंड इवन आप उसमें मुझे इंस्टाग्राम पे टैग भी कर सकते हो। तो ये सब करने के बाद हमारे पास कुछ और चीजें आ जाती हैं, जैसे एडवांस टेक्स्ट एनिमेशंस, कलर ग्रेडिंग, कलर करेक्शन, टाइम रीमैपिंग। तो ये जितने भी एडवांस चीजें हैं मैं चाहूंगा कि आप उनको भी एक्सप्लोर करो। एंड अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मैं तो हूं ही आपकी मदद करने के लिए। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। और भी कुछ बोलते हैं क्या? गाइस मैं नया यूट्यूबर हूं तो मुझे इतना कुछ पता नहीं कि लास्ट में क्या क्या बोलना चाहिए, पर आपको पता ही है, लाइक, सब्सक्राइब एंड सो गाइस, दिस इज मी बिस्वजीत साइनिंग ऑफ फॉर द डे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एडिटिंग एंड नेवर एवर स्टॉप एक्सप्लोरिंग। When she's sliding down the pole, yeah. When she's talking dirty while we getting closer.